नमस्कार। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम अपने आप में एक चुनौती है, चैलेंज है, वैसे ही यूपीएससी में एक सही ऑप्शनल वैकल्पिक विषय का चुनाव करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप जिससे भी बात करेंगे कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, तो अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी। ऐसा सुनने में आएगा कि यार इस समय ये वाला सब्जेक्ट ट्रेंड में है, ये सब्जेक्ट पहले अच्छा था, अब इसमें धीरे धीरे नंबर कम आ रहे हैं, ये नंबर कुछ ज़्यादा दे रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के 330 340 तक मार्क्स मिले हैं, ये वाला सब्जेक्ट बेलो 300 मार्क्स दे रहा है आउट ऑफ 500। तो इस टाइप की चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। और ये भी सुनने को मिलता है कि यार इस सब्जेक्ट में ये जो है सब्जेक्ट, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लेंदी है, कम समय में तैयार नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की भी यहाँ पे बात करूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी एक लंबा सब्जेक्ट है, कम समय में तैयार नहीं होता है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लगभग 10-10 यूनिट्स दोनों फर्स्ट पेपर एंड सेकंड यूनिट पेपर में है, काफ़ी ज़्यादा है, इसको तैयार करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ज्योग्राफी के बारे में फैली हुई हैं और कई पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ठीक, इनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो में कि ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल अगर आप चूज करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे उसको पढ़ना है और कैसे वो हमें बेहतर रैंक दिला सकता है, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सीधे सी बात है, सबसे पहले मैं इस बात पे बात करता हूं कि ज्योग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस कैसा है। क्योंकि सिलेबस का कम होना और कम समय में जल्दी से तैयार होना और स्कोरिंग होना एक अच्छे सब्जेक्ट को निशानी मानी गई है, अगर हम नॉर्मली कहें तो। लेकिन जब हम ज्योग्राफी को इसमें हम तोलते हैं तो भाई एक बात तो बिल्कुल ही ज्योग्राफी के पक्ष में नहीं जाती है। अगर ऊपरी सतह से हम देखें, ऊपर देखें कि इसका सिलेबस कम है, इसका सिलेबस कम नहीं है, इसका सिलेबस ज़्यादा है। ठीक, लेकिन उसको कैसे कम किया जा सकता है, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक, आगे मैं इसमें सिलेबस की मैं बात करने जा रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा इस वीडियो में कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और ज्योग्राफी को कम समय में कैसे हम तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक, पहली चीज, ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि पहले दरअसल भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरा, पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, उनके ट्रेंड को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या बहुत जो पारंपरिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो ट्रेडिशनल जो वे था जब सीसेट लागू नहीं हुआ था, या 2011 से पहले जब सब्जेक्ट 300-300 नंबर के पेपर हुआ करते थे, 2 ऑप्शनल हुआ करते थे और 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ करता था, क्या अभी भी वैसा ही है या उसमें कुछ चेंज आया है? तो इसको समझने की ज़रूरत है सबसे पहले। दूसरा, भूगोल विषय अपने आप में अलग नहीं है, यानी इसका संबंध अगर आप देखोगे ज्योग्राफी का, इसका संबंध आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से मिलेगा, सोशल साइंसेस से मिलेगा, इसका संबंध कहीं कहीं पर पॉलिटी से भी मिलता है और कहीं कहीं पर आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो हमारे आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वहां से मिलता है। अपने आप में ये कई विषयों से जुड़ा हुआ है। तो इन सबको अगर हम दिमाग में रखेंगे तो हमारे लिए ज्योग्राफी पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों के अगर सब सवाल देखेंगे, क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे, तो उसमें आप चीज पाएंगे कि लगभग 70 से 80% ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड मतलब जिसको ज्योग्राफी का यूज क्या है, भूगोल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब ये चीजें यूज करने वाली चीजें जब हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं तो सिलेबस अपने आप ही कम हो जाता है। वो कैसे कम होता है इसको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको भूगोल की एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिससे आपके बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हम कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं। लेकिन ये एक आधी अधूरी परिभाषा है, लेकिन प्रचलित है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी को कहें एक बड़े रूप में, जिससे ज्योग्राफी की एक्चुअल डेफिनेशन हमारे सामने आती है, तो वो है पृथ्वी मानव अधिवास के रूप में या मानव निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन ज्योग्राफी है। स्टडी ऑफ अर्थ एज अ ह्यूमन हैबिटेट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। मानव अधिवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन भूगोल होता है। देखिए, ये अगर आप समझ लें, इस
डेफिनेशन को अगर हमने ढंग से समझ लिया तो हमें पूरा का पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा जरा इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि इसी में हम आगे कर लेते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये हम पैदा हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये एक इंसान के रूप में हम पैदा हुए, तो मानव निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन, मानव निवास के रूप में अगर मैं निवास कर रहा हूं इंसान के रूप में इस धरती पर, तो जब मैं पैदा होता हूं तो मुझे सबसे पहले एयर, हवा की जरूरत होती है, वायु। तो वायु का अध्ययन, वायु का जो अध्ययन है, एयर का, विंड का, बारिश का, जो भी होती है हवा, क्लाइमेट से रिलेटेड, जलवायु से, उसका अध्ययन जरूरी होगा। मुझे हवा चाहिए, कुछ समय के बाद मुझे पानी भी चाहिए, कुछ समय के बाद मुझे पानी चाहिए, वाटर। फिर हम खाना भी खाते हैं, यानी खाद्यान्न, जिसको हम क्रॉप यानी फसल भी कह सकते हैं। इसके बाद हम एक जगह पे हम रहते हैं, इंसान है, सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज, हम माँ बाप से पैदा हुए हैं, तो एक समाज के रूप में यानी एक सोसाइटी के रूप में हम यहाँ पे पैदा होते हैं, जिसको हम सोशल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, सोसाइटी के रूप में। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब इन्हीं को अगर हम डिफाइन करते जाएं, जैसे मैंने कहा कि फसल के रूप में हम देखते हैं इसको, तो फसलों के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी खासी मिट्टी भी चाहिए। तो जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वो सारे के सारे ज्योग्राफी के ऑप्शनल में कहो या जीएस में कहो, सब कुछ आता जाएगा इसमें। मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मुझे हवा, तो हवा, तो अब सवाल को समझिए, किताब में तो एयर की भी डेफिनेशन लिखी हुई होगी, तो हवा का उपयोग क्या है। मैंने कहा ना अप्लाइड ज्योग्राफी आती है, हवा क्या है, उस हवा के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। हवा पानी पीती है, मॉइस्चर गेन करती है, वेट हो जाती है, गर्म होती है, फैलती है, ऊपर उठती है, बादल बनते हैं। तो ये हो गया एक ट्रेडिशनल टाइप का जो हम साइंस के रूप में या साइंटिफिक ज्योग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं। इसके अलावा हवा हर जगह है, और हवा अगर खराब हो जाएगी तो पोल्यूशन हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, तो एयर पोल्यूशन। यानी कि जो हम प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं, बादल बनने के बारे में पढ़ते हैं, चक्रवातों के बारे में पढ़ते हैं, और इसी से फिर हमारी वनस्पतियां, वेजिटेशन पैदा होता है, एक नेचुरल रीजन पैदा होता है, उस पर हम रहते हैं, एक सोसाइटी पैदा होती है, उसी से फिर एग्रीकल्चर, ये आपस में हर चीज़ क्या है, इंटरलिंक्ड है। जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी कैसे बनता है, बादल कैसे बनते हैं, ये तो है ही। पानी खराब भी हो जाता है। अब पानी खराब कैसे होता है, या तो फिर इंडस्ट्री से खराब हो सकता है, फसलों में ज़्यादा उर्वरकों के इस्तेमाल से हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, मिट्टी का अपरदन हो सकता है, मिट्टी खराब हो सकती है, डिग्रेडेशन हो सकता है। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे अभी बोली हैं, ये सीधे सीधे अप्लाइड है। मतलब मिट्टी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सॉइल, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये सवाल ज्योग्राफी में नहीं आता है अब ऑप्शनल में, लेकिन अगर ये आता भी है तो जिस स्टूडेंट ने प्री पास किया होगा उसको ये अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जब प्री में पूछा जाता है कि यार ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के क्या खासियत है, लाल मिट्टी की खासियत है, लेकिन ऑप्शनल में ये नहीं आएगा। ऑप्शनल में ये आ सकता है कि जैसे लिंक करेगा कि जैसे क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज होता है, यानी फसलें हमारी चेंज होती हैं, फसल प्रतिरूप क्या होता है, चेंज होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद हमने बहुत सारी चेंज हुआ है, आज की डेट में भी बहुत सारा चेंज होता है। सरकारें एमएसपी चेंज करती हैं तो फसल प्रतिरूप में, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आता है। इससे बहुत सारी चीज़ों में ज़्यादा चेंज आता है। हो सकता है हमने ऐसी फसलें लगा दी हो जो ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करना चाहती हैं, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, तो उससे सॉइल में दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा फर्टिलाइजर से आ सकता है, उससे पानी भी ख़राब हो सकता है, कंटामिनेशन इन वाटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती, वायु में, पानी में, जल में। यानी जो भी चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं, ज्योग्राफी का उनमें अध्ययन है, या ज्योग्राफी उन सब का क्या करता है, स्टडी करता है। तो आप न्यूज़पेपर में पढ़िए, इकोनॉमिक्स में पढ़िए, करंट अफेयर्स में पढ़िए, जो भी चीज़ें आपके आसपास घट रही हैं और वो आपको इम्पेक्ट कर रही हैं, वो सब का सब सिलेबस जो है ज्योग्राफी का है, बस इसमें कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऐसे ही ज्योग्राफी को समझने के लिए। जैसे लास्ट ईयर 2023 में मेंस में एक सवाल आया था कि जो अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स होते हैं, पृथ्वी से तो उपग्रह वाले होते हैं जो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, उसका क्या रोल हो सकता है, या कैसे कैसे हम उसको चेंज, उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष संबंध, स्पेस रिलेशंस क्या है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ये इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक यही है। तो अब जैसे ही स्टूडेंट इसको देखता है कि यार स्पेस की बात आ गई है, अंतरिक्ष की बात आ गई है,
तो वो बिल्कुल घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब हमसे 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब से लेके अब तक की पूरी हिस्ट्री हमें पता करनी है या करना है। यार वो साइंस टेक का टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है उसको पूरा पढ़ना। वो साइंस टेक में हम पढ़ते हैं, उसको जीएस में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि जो सैटेलाइट भेजा, ऐसा नहीं आएगा कि चंद्रयान को हमने कैसे भेजा या चंद्रयान में कौन कौन सा इंजन लगा था, क्या क्या हुआ, कौन सा फ्यूल हमने यूज किया था। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक ये है कि जितनी भी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं बहुत सारी। जैसे ये इंसान पैदा हुआ तो ये शादी विवाह करेगा ना, कल के दिन समाज में रहेगा ये, तो ये कहाँ एक सामाजिक व्यवस्था पैदा कर रहा है, कैसा है, इसकी भौगोलिक स्थिति से इसके सामाजिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजें, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी यहाँ पे आ जाएगी, अपना जनसंख्या भूगोल यहाँ पे आ जाएगा। और ये खराब हो रहा है तो एनवायरमेंट इकोलॉजी हम उसको पढ़ देते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा बारिश हो रही है, कम बारिश हो रही है, डिजास्टर्स आ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपदा से लेके पोल्यूशन से लेके प्रदूषण से लेके ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, आपदाएं भी यहाँ पे आ जाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है आप लोगों से कि सिलेबस कभी भी ज्योग्राफी का जब पढ़ते हैं तो अप्लाइड पढ़िए। मोर देन 80%, कभी कभी तो 90% तक पूरा यही आएगा। जैसे मैंने कहा सैटेलाइट की बात मैंने आपसे की, तो सैटेलाइट की बात हम कर रहे हैं, तो सैटेलाइट क्यों भेजे जा रहे हैं, उसके बहुत सारे यूज होंगे। तो ज्योग्राफी के हिसाब से क्या यूज हो सकता है, जैसे मैंने कहा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू पता चलेगा। हमने कहा कि कोई चक्रवात आ रहा है, चक्रवात को यानी साइक्लोन कैसे आ रहा है उसको ट्रेस कैसे किया जाएगा। सुनामी आ रही है, चक्रवात आ रहा है, कितनी ऊंची लहरें उठेंगी, या कहीं पर बाढ़ आ रहा है, फ्लड आ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, क्लाउड बस्ट हो सकता है, रेड अलर्ट यूज किया जा रहा है, जैसे करते हैं ना ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट। ये सब जब भी तेज मौसम या कुछ दिक्कतें मौसम में हो सकती हैं, ज़्यादा बारिश के टाइम में, मानसून के टाइम पे, तो उस समय चेतावनी प्रणाली हम जारी करते हैं। वो और बेहतर हो, बेहतर सटीक हो, तो उनमें सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो जो पहला टॉपिक है वो यही है। आप इसमें 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 कैसे कैसे इसका यूज करेंगे, तो हमको ऐसे पढ़ना है। और ये चीज़ें कहाँ से हमें मिलेंगी और कैसे हम पढ़ेंगे, इस पे हमारी चर्चा होनी चाहिए। तो सोचिए, अब मैं थोड़ा सा सिलेबस की बात करता हूँ। तो अगर इसके बाद मैं सिलेबस में आता हूँ, फिर से मैं एक बार इसको समझा दूँ। यानी इंसान के तौर पे अगर आप जब जन्म लेते हो इस पृथ्वी में, आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो, जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, उसको आप समझिए। अगर उसको आप समझ गए, उसका अप्लाइड फॉर्म लाइए। जैसे मिट्टी, सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे उसका गठन होता है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक नहीं है। पहली बात, उसका मानव में क्या प्रभाव पड़ रहा है या मानव उसको कैसे दिक्कत में ला रहा है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है। कहीं पर भी रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है या दुनिया में बहुत सारी सीमाएं बनी हैं, तो वो ये नहीं पूछेगा कि दुनिया भर में कौन कौन सी सीमाएं किस किस देश के बीच में, फैक्चुअल चीज़ है ये नहीं। सीमा है या बाउंड्री है या लाइन है, ये सब चीज़ों में क्या हो रहा है, कैसे कैसे इसको बिठाया जाता है, भौगोलिक चीज़ों का, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का उनमें क्या योगदान होता है, कैसे कैसे सीमाओं को बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये सब ज्योग्राफी का है जो आज की डेट में हम देखते हैं। समझ गए? तो इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे इस डायग्राम को बनाने का सिर्फ मकसद यही था, इसको बनाने का, कि कैसे हम भूगोल को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। बस ये अगर आपने सीख लिया तो आपका काम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज बताता हूं मैं आपको। जैसे आज की डेट में चक्रवात की जब हम बात करते हैं, तो चक्रवात की फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण चक्रवात की फॉर्मेशन या दूसरा चीजें, ये चीजें ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक हैं, लेकिन ये उतनी खतरनाक या उतनी ज्यादा टफ नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जब हम प्री क्वालिफाई करते हैं तभी तो मेन का एग्जाम देते हैं, यानी प्री क्वालिफाई हो गया तो तभी तो मेन में जाएंगे हम। तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जो प्री तो क्वालिफाई हो गया लेकिन उसको फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन नहीं आता है। तो जितनी भी कंसेप्चुअल चीजें होती हैं वो जीएस में ज्यादा पढ़ी जाती है। जीएस का प्री एग्जाम यूपीएससी का ज्यादा टफ होता है, उसमें कंसेप्ट से लेके फैक्ट से लेके दुनिया भर की चीजें, साइंस वाइंस सब कुछ आती है। तो जब हम पूरे साइक्लोन के बारे में प्री एग्जाम देने से पहले ही पढ़ लिए हैं, हमें सब पता है कि जियोस्टॉफिक फोर्स क्या होता है, विंड शेयर क्या होता है, भूस्थितिक पवनें क्या होती हैं, अब पवन का ऊर्ध्व कर्तन यानी जियो विंड शेयर क्या होता है,
डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस क्या होता है हवाओं का, हवा कैसे पानी पीती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी विशिष्ट आर्द्रता से कैसे अलग होती है, कैसे हम इसको मेजर करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्री एग्जाम के लिए ज़रूरी होती हैं। जब आप इतना सीख गए हो, सब कुछ आपको आता है इतना, तब आप मेंस में अपेयर करोगे। तो मेंस में जाके फिर ये दोबारा अगर आपसे पूछ भी लिया जाएगा तो आप उसको लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा अब कम पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है उसका अनुप्रयोग कैसे होगा, चक्रवातों के प्रबंधन के लिए आप बेहतर कैसे कर सकते हो, हीट वेव्स चल रही, कोल्ड वेव्स चल रही, हीट वेव्स से हम कैसे बच सकते हैं, जलवायु परिवर्तन का उस पर क्या प्रभाव हो सकता है। भले ये सिलेबस में मेंशन हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीट वेव्स सीधे सीधे आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो आ सकता है। उसका प्रभाव आज की डेट में मानसून चल रहा है, तो मानसून के समय में हीट वेव्स की बातें हो रही हैं, एक साइड बारिश हो रही है, एक साइड फ्लड आ रहा है, एक साइड हीट वेव्स आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन अपने चरम पे है इस समय। तो कहने का मतलब है जो हमारे आसपास घट रहा है, जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, वही मुद्दे भूगोल का वैकल्पिक क्या कहते हैं उसको, विषय है या सिलेबस है, विषय वस्तु है। इस बात को हमें समझना होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको सिलेबस के हिसाब से बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 80%, मैंने आपसे कहा कि 80% के आसपास जो है वो अप्लाइड ज्योग्राफी पूछी जाती है। कभी कभी हम ट्रेडिशनल हो जाते हैं, सिलेबस में सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन ट्रेडिशनल है, उसको पढ़ा कैसे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जब आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हो तो उसमें सबसे पहली बात यहां पे लिखा था ना, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अगर इस टॉपिक को अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या कह सकते हो इसमें थोड़ा सा टफ लग सकता है, जो नए नए ज्योग्राफी पढ़ने वाले हों या थोड़ा आर्ट वाले हों, ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन इसमें आप देखिए इंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी ज़मीन के अंदर से जो फोर्सेस आती हैं और उससे क्या क्या परिवर्तन होता है, वोल्केनो कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, उसके मूवमेंट से क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, भूचंबक तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये जितनी चीज़ें या पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और अपना जियो सिंक्लाइन क्या होता है, भूसंरचनाएं क्या होती, इसमें से जितने भी टॉपिक है ना, ये सुनामी क्या होती है, जहां जहां मैं ये गोला कर रहा हूं, ये सब का सब सिलेबस जीएस का है। ये सब का सब सिलेबस किसका है, जीएस का है। ये पूरा का पूरा ये थोड़ा सा छोड़ के जीएस का सिलेबस है। यानी इसमें अगर आपने जीएस पढ़ी है, अगर आपने जीएस ढंग से पढ़ी है, आप प्री क्वालिफाइड हो या प्री क्वालिफाई के लिए फाइट कर रहे हो, तो इसको आपको बहुत ज्यादा ऑप्शनल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपका काम चल जाएगा। और इसमें ऐसा सवाल बहुत कम देखा गया है कि डिफाइन जियोसिंक्लाइंस, मतलब भूसंरचनाओं की व्याख्या कीजिए और इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं, हाल तथा डाना है या फिर कोबर है, दूसरा तीसरा है, उनके बारे में लिखिए। जैसे पहले सवाल आता था 2010 से पहले, ऐसा अब नहीं पूछा जाता है। अब मैक्सिमम जियोसिंक्लाइन से अगर सवाल पूछा भी जाएगा तो आएगा कि जियोसिंक्लाइन कैसे वलित पर्वतों का पालना है, पालना मतलब या भूसंरचनाएं वलित पर्वतों को उत्पन्न करती हैं। जियोसिंक्लाइन्स आर क्रेडल फॉर फोल्डेड माउंटेन्स, यानी हिमालय पैदा हुआ तो कौन सी भूसंरचना, टैथिस भूसंरचना में पैदा हुआ, अरावली, एंडीज, या कैसे पैदा हुए। तो इस बारे में एक जनरल क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जनरलाइज करते हुए। ऐसा नहीं आएगा कि उसके अंदर जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स हम देखते हैं तो देखते हैं कि भूसंरचना ही 4 पेज लिखा हुआ है, कैसे याद होगा। स्किप कर दो, छोड़ दो उसको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन आते हैं 5 में से 3 करने को। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 आता ना, तो 5 में कह रहा था, फर्स्ट पेपर में 5, सेकंड पेपर में 5, सॉरी 4 क्वेश्चन, तो 4 में से हाँ क्वेश्चन 4, लेकिन यूनिट 5 है। तो आपको आता है कि पहले और 5वां तो कंपलसरी होता है, और बाकी फिर किसी से भी आप 1 और 2 के हिसाब से कर सकते हो। टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक, 8 में से 5। तो कहने का मतलब मेरा ये, इसके बाद जो अगला वाला आता है कि जैसे ये वाला नीचे वाला, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है किसके लिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। जैसे इरोजन, अपरदन यानी कटाव, वेदरिंग यानी अपक्षय, चूरा चूरा हो जाना, ये सब तो हम पढ़ते हैं। अब इसमें जैसे चैनल मॉर्फोलॉजी है, इरोजन सरफेस है, और डिनोडेशन प्रोसेस है, अनाच्छादन प्रक्रम या ढाल विकास, ये सब। पहले क्या होता था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब पहले क्या होता था,
पहले 60 नंबर का एक सवाल आता था, 300 नंबर का एक पेपर होता था, उसमें हमें कम से कम 550, 600, 650 शब्द लिखने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब मैक्सिमम 20 वर्ड्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 20 मार्क्स में आप 250 वर्ड लिख सकते हो। अब सवाल का छोटे आते हैं, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं होता है, तो इसमें वो पूरी प्रोसेस नहीं पूछता है। जैसे इरोजन सरफेस, इरोजन सरफेस यानी अपर्दन सतह की जब आप बात करेंगे सवाल आएगा, तो इरोजन सरफेस को जब आप देखोगे सिलेबस में, जब आप इरोजन सरफेस को उस पर देखोगे सिलेबस में या फिर किसी अच्छी किताब में देखोगे, तो बहुत लंबा मिलेगा आपको। पता चला 6-7 पेज खाली अपर्दन सतह या इरोजन सरफेस दिया हुआ है। उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इरोजन सरफेस क्या है, मेन चीजों को पढ़िए, और उसका आज की डेट में अप्लाइड फॉर्म में क्या यूज हो सकता है, या अपर्दन सरफेस या इरोजन सरफेस क्या आज की डेट में प्रभावित हो रहा है। यानी आज की डेट में जो ये नेचुरल चीजें हमें दिखती हैं कि जैसे चैनल मॉर्फोलॉजी है, मतलब नदी घाटियों का कैसे चैनलिंग हो रही है, दूसरी चीजें हैं, तीसरी हैं, इनमें क्या मानव का प्रभाव है, क्या मानव इनको प्रभावित कर रहा है आज की डेट में, या इनका अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। जहां पर लिखा है ना अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जो हमारा क्या यूज है, कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। जैसे एक जगह लिखा हुआ है इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, सबसे नीचे वाला, ये सबसे खास है इसमें। इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी मतलब जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान, जमीन के नीचे की जो चीजें हैं वो हमारे लिए कैसे इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से कारगर हो सकती हैं। सिंपल सी बात है, हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर हम क्यों ये मार्क कर रहे हैं कि भाई इसके नीचे क्या है, भाई खनिजों के उत्पादन के लिए, मिनरल्स के लिए, कि नीचे कौन सी चीज कैसी है, वो हमारे लिए क्या क्या उपयोगी हो सकती है, सब इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपके आ जाएंगी। तो आर्थिक रूप से, आर्थिक भूविज्ञान और पर्यावरण, अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान, इंग्लिश में देखना जरूरी है, थोड़ा सी क्लिष्ट लैंग्वेज होती है हिंदी में, चाहे आप मीडियम आपका हिंदी ही क्यों ना हो, आपको यहां देखना जरूरी पड़ेगा। तो समझ गए ना। अप्लाइड पे ध्यान रखिए, आप अप्लाइड ज्योग्राफी आप पढ़िए, सिलेबस आपका जो इतना दिखाई दे रहा है इतना हो जाएगा। और यकीन ना हो, मुझ पे यकीन मत करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वहां से साफ साफ पता लग जाएगा। क्लियर। तो ये है, सिंपल सा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद तो इससे हमें क्या पता चला, इससे एक तो ये चीज पता चली हमें कि जो जीएस है, देखिए अब इससे हमें एक चीज पता चली कि जीएस में जो आप पढ़ते हो प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, उसका बहुत सारा हिस्सा, कम से कम 70-80% आपके ऑप्शनल में इंक्लूड है, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिलेबस क्या हो गया, कम। अब ये तो और भी समझ में आएगा अगर आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लाइमेटोलॉजी है, विश्व के तापमान, दबाव, और ये मतलब मैं इस पे एक चीज कहूंगा, क्लाइमेटोलॉजी में एक चीज ध्यान रखना, क्लाइमेटोलॉजी का जो जीएस का टॉपिक है, जो जीएस का सिलेबस है यूपीएससी में, जो जीएस के लिए पढ़े हैं, ऑप्शनल के लिए नहीं, वो ज्यादा है किसके मुकाबले, ऑप्शनल के। मतलब अगर आपने जीएस ढंग से पढ़ी है जलवायु विज्ञान के लिए, क्लाइमेटोलॉजी के लिए, तो ऑप्शनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लोन्स है, हीट बजट है, बारिश कैसे होती है, सबका बाकी कंटेम्प्रेरी इश्यूज लिखा नहीं है कहीं पर भी इसमें हीट बजट आएगा, हीट बजट आएगा, सॉरी हीट वेव्स आएगा, कोल्ड वेव्स आएगा, आज की डेट में बादल का फटना आएगा, उससे नुकसान क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें आएंगी। साइक्लोन कैसे आता है, क्या क्या प्रभाव डालता है, साइक्लोन आता है तो उसकी चेतावनी प्रणाली कैसे जारी की जाती है, क्या किया जाता है, आपदा प्रबंधन का मुद्दा मेनली कौन सा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पेपर 3। मतलब मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक चीज को आप ध्यान रखिए, वो क्या है कि ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल, एक तो ज्योग्राफी पढ़ के आएगा जिसको हम जीएस फर्स्ट पेपर में भी आता है, ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर। दूसरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और ये पर्यावरण, ये जो पेपर 3 में आता है। तो ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर और पेपर 3, इनका भी बहुत बड़ा योगदान किसमें है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में। यानी कि अब आप ये मत सोचिए कि चक्रवात की परिभाषा या चक्रवात कैसे बनता है ये सब आ रहा है, ये आता भी है तो हम कर लेंगे क्योंकि हमने प्री क्वालिफाई किया हुआ है, मतलब जब हम मेंस देंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल का आएगा कि चक्रवात क्यों ज्यादा आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है चक्रवातों पे, चक्रवातों को कैसे हम
ट्रेस कर सकते हैं। चक्रवातों से जो आपदाएं होती हैं, जो विपत्तियां आती हैं, उसको कम कैसे किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट तो पढ़ना ही है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हम ज्योग्राफी ऑप्शनल हो या ना हो, हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पढ़ना ही है, तो क्यों ना ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ लिया जाए। समझ गए? तो ये, तो वहां भी आपको पढ़ना है। अब यहां भी देखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, एक चीज ध्यान रखना, अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। मतलब हम क्लाइमेट की स्टडी क्यों करते हैं। अब अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का क्या मतलब हुआ भाई, साइक्लोन आ रहा कि नहीं आ रहा, कि हम जमीन में देखेंगे कि कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं, हमें उसके लिए सैटेलाइट चाहिए, हमें उसके लिए अपना जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, उसको बेहतर बनाना होगा, हमें सैटेलाइट बनाने होंगे। हम सुनामी के लिए या साइक्लोन्स को ट्रेस करने के लिए अपने ही पे निर्भर नहीं रह सकते, हमें दूसरे देशों पे निर्भर रहना होगा। हमें आसियान देशों के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, बाकी देशों के साथ मानसून की गतिविधियों के लिए, चक्रवातों के लिए, सुनामी के लिए, उनके पास हमारे उनके जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। समझ गए? तो यही अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान है। क्यों हम जलवायु विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, ताकि जान माल का नुकसान, प्रॉपर्टी एंड लाइफ का नुकसान कम से कम हो। इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया में जब जाएंगे तो उनसे समझौता करेंगे, हम हो सकता है सैटेलाइट का आदान प्रदान वहां पे किया जाए, ताकि जो गंभीर या कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं या चरम क्लाइमेक्स जो इन्वायरमेंटल जितने भी डिजास्टर्स हैं, ये वाले पर्यावरण वाले, इनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। समझ गए? अनुप्रयुक्त क्यों पढ़े जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, मनुष्य की भूमिका, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, तो ये क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें से कहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल लग रहा होगा कि पूरा का पूरा जीएस है। इसमें 2-3 चीजें ही एक्स्ट्रा पढ़नी होंगी हमें। कोपेन का वर्गीकरण, उसको भी हम जीएस में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थॉर्नवेट का वर्गीकरण और त्रिवार्था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक, अब पिछले काफी समय से ये नहीं पूछा जाता है कि त्रिवार्था के बारे में जो जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, क्या क्या किया। बहुत टफ है वो, अजीब टाइप से बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अब वो नहीं पूछा जा रहा है। ट्रेडिशनल चीजें कम पूछी जा रही है कि त्रिवार्था के क्लासिफिकेशन को समझाइए या थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन को समझाइए एज इट इज, जैसा बुक्स में लिखा हुआ है, ऐसा कम पूछा जा रहा है। तो ये अच्छी बात है ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए। उसमें पूछा जाए क्लाइमेट चेंज के बारे में। मेरी बात समझ में? और अगर पूछा भी जाएगा तो थॉर्नवेट और उसके बारे में 200-250 वर्ड का आएगा वो, तो उसमें ये पूछा जाएगा कि थॉर्नवेट और त्रिवार्था में क्या डिफरेंस है, या थॉर्नवेट ने अपने क्लासिफिकेशन में किस बात को भूमिका दी, उसने किस चीज को उसने भूमिका दिया, किस चीज को उसने बेस बनाया, पानी को बनाया, सॉरी वर्षा को बनाया, तापमान को बनाया या वनस्पतियों को बनाया, इस बारे में आपको बताना होगा वहां पे। मेरी बात आप समझ गए? अप्लाइड ज्योग्राफी प्लस ट्रेडिशनल कम, और ट्रेडिशनल आता भी है खतरनाक वाला, टफ जिसको लगता है, तो ध्यान रखिए 15 मार्क्स 20 मार्क्स, ठीक ऐसे। अच्छा, और शहरी जलवायु देखिए, एक और शहरी जलवायु भाई, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इस बार चल रहा है, पहले भी चलता था, 2019 से स्टार्ट हुआ है। दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन में ऊपर चला, 450 से ऊपर हमारा AQI चला गया है। शहरी जलवायु, हीट डोम्स बना दिए गए हैं हमने, ऊष्मा गुंबद, यानी शहरों का तापमान बाकी जगह से ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे कई बार फ्लड आ जा रहा है। हम कह रहे हैं कि शहरों में ज़्यादा वर्षा हो रही बाकी जगह से, क्योंकि हवा ज़्यादा गर्म होकर ऊपर उठ जा रही, कंक्रीट्स के जंगल बना दिए गए हमने, दुनिया भर की चीज़ें हम सुनते हैं यहाँ पे। तो शहरी जलवायु, अब ये शहरी जलवायु, ऐसा कौन सा यूपीएससी का स्टूडेंट होगा, भले उसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्यों ना हो ऑप्शनल, या कोई मैकेनिकल सब्जेक्ट क्यों ना हो, शहरी जलवायु पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, चाहे आपका ऑप्शनल हो या ना हो। इसलिए आप मेरी बात समझ रहे होंगे, सिलेबस उतना है नहीं जितना दिखाई देता है, सिलेबस कम है। क्लियर हो गया? गुड। तो आगे बढ़े। ऐसे ही मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा सारे उसको। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप मेरी बातों को समझ सकें इसमें, क्योंकि एक मेरी कोशिश है छोटा सा वीडियो बनाने की कि एक दिमाग में बैठ जाए यार कि ज्योग्राफी भी इतना टफ नहीं है या इतना अलग सा नहीं है, इसके साथ थोड़ा सा भेदभाव ना हो। समुद्र विज्ञान, सब कुछ आप जीएस में पढ़ते हो। समुद्र विज्ञान देखो, जमीन को तो हम लोगों ने सब तहस नहस कर दिया, खोद दिया है, और जमीन को अब हम समुद्र की ओर भी काफी ज्यादा जा चुके हैं, एक्सप्लोरेशन कर दिया हमने वहां का। अब यहाँ तो छोड़ो, हम तो फिर दूसरे चंद्रमा या दूसरे ग्रहों की भी ओर जा रहे हैं, अब हर जगह हमें चाहिए कुछ ना कुछ। तो आप समुद्र के अंदर क्या मिल रहा है आपको, समुद्री संसाधन कैसे होते हैं, तो अब खेती बाड़ी के बारे में तो पूछा ही जाता है हमेशा।
लेकिन अब खेती बाड़ी के अलावा हम समुद्र में कैसी खेती बाड़ी कर सकते हैं, इस बार यही सवाल पूछा गया था। समुद्री संसाधन, ये समुद्र में खेती कैसे हो सकती है, समुद्र में कोरल्स को कैसे आप बचा सकते हो, उनका क्या योगदान है, मछली उत्पादन कैसे हो सकता है, बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, मैंग्रोव्स कैसे आपके यूज आ सकते हैं। यानी समुद्र को एक संसाधन मानना है और अप्लाइड ज्योग्राफी के रूप में उसको देखना है। आपने तेल लीकेज कर दिया, समुद्र में नुकसान हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उससे क्या नुकसान हो जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, उससे क्या नुकसान होगा। दुनिया भर की चीजें अगर आप देखोगे समुद्री संसाधन, तो समुद्र को एज ए संसाधन, एज ए रिसोर्स देखना है आपको बस। और उसमें जो नुकसान हो रहा है वो इंसानों के तरीके से, उस पर क्या नुकसान हो रहा है। स्टडी ऑफ अर्थ एज ए ह्यूमन हैबिटेट, यानी मानव निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन। तो पृथ्वी का जब अध्ययन करोगे तो पृथ्वी में समुद्र तो आएगा ना, सी तो आएगी। तो जब सी आएगा तो सी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया भर के खनिजों को हम निकाल रहे हैं, उसका निष्कर्षण कैसे किया जाए, एक्सप्लोरेशन कैसे किया जाए बेहतर तरीके से, इको फ्रेंडली कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। साथ में समुद्री प्रदूषण, मैंने बताया था ना, जल प्रदूषण स्टार्टिंग में, हर चीज पूरा का पूरा अप्लाइड है। अब वो सवाल नहीं पूछे जाते हैं जैसे समुद्र का नितल फ्लोर, ओशन फ्लोर के बारे में डिस्कस करिए, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, एबेसल प्लेन्स, ये किसके बारे में डिस्कस करो कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, मग्न ढाल क्या होता है, बेसल प्लेन क्या होता है। ऐसे सीधे सीधे सवाल अब नहीं के बराबर पूछे जा रहे हैं, आपसे अप्लाइड फॉर्म पूछा जाएगा कि इसके लिए क्या करना होगा हमें। ठीक, अब जब ऐसे सवाल आएंगे तो एक तो आप इनको कहाँ पढ़ोगे, एक तो समुद्र की भूमिका, इसको मैं आप जैसे मिनरल्स के बारे में आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी में पढ़ सकते हो, डिजास्टर समुद्र में कोई आ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट में हम पढ़ सकते हैं, और साथ में करंट अफेयर्स, यानी हमारा किसी भी दूसरे देश के साथ कभी भी किसी बात को लेकर कोई संबंध होता है, कोई रिलेशन होता है, किसी मिनरल्स के निकालने के लिए कोई संबंध बनता है करंट अफेयर्स में, वो सारी चीज़ें अप्लाइड फॉर्म में यहाँ पूछी जाएंगी। आपको लगेगा कई बार कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं हम, ज्योग्राफी जीएस का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। इसके अलावा जैव भूगोल को आप देखिए, जैव भूगोल बायो ज्योग्राफी, इसमें सॉइल वाला है। अब इसमें कहीं पर भी ये नहीं आएगा आपका ऑप्शनल में कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, सॉइल को नुकसान कैसे होता है, सॉइल की बेहतरी कैसे हो सकती है, ये सब सवाल पूछे जाएंगे जैव भूगोल, सॉइल, मिट्टी के बारे में। और कौन कौन से हमारी क्रियाएं हैं, यानी कौन कौन से हम जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, उनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है हमारी खेती बाड़ी को, हमारे पर्यावरण को, ये सवाल इसमें पूछे जाएंगे। वनों से कटाई कैसे होती है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कंजर्वेशन कैसे होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री होता है ना, समाज में अपने अपने हिसाब से पेड़ लगाने का, या एग्रीकल्चर के साथ साथ हम खेती बाड़ी भी करते हैं, साइड में कुछ पेड़ वेड़ भी लगाते थे दुनिया भर, उससे क्या फ़ायदा होगा, किसानों को एक अलग सी आय कैसे मिलेगी, इनकम कैसे होगा, सोर्स ऑफ इनकम कैसे बन सकता है फॉरेस्ट्री, पेड़ कहाँ पे लगाए जाए, प्लांटेशन कहाँ पे किया जाए, ये सारी। अब इसी चीज़ को आप डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण या दूसरी चीज़ से जोड़ सकते हो, आप मृदा अपरदन से, मिट्टी के कटाव से, सॉइल इरोजन से आप जोड़ सकते हैं। तो ये सारे का सारा क्या है, अप्लाइड ज्योग्राफी है। अब एक चीज़ जो मुझे आपको बेहतर समझानी है, पर्यावरण भूगोल। भाई ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी, मतलब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, आपका ऑप्शनल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। भाई इन्वायरमेंट के लिए एजुकेशन क्या है, क्या क्या हमने कानून बनाए, ये तो क्या है, ये तो जीएस का टॉपिक है पूरा का पूरा। इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, पूरा पेपर 3rd मेंस के लिए। और प्री में तो फिर इन्वायरमेंट से बहुत ही शानदार सवाल आते हैं, मतलब फेल पास का डिसीजन कई बार इन्वायरमेंट के क्वेश्चन से होता है। तो इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूं तो अच्छा है, ये पूरे का पूरा आपको जीएस में पढ़ना होता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, टेंशन नहीं लेना है कि इसका सिलेबस ज़्यादा है। मानव भूगोल ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पर मैं जो मैंने आपसे कहा था ना कि 80% ज्योग्राफी अप्लाइड आती है, जीएस से रिलेटेड है, यहाँ पर मानव भूगोल के परिप्रेक्ष्य में पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, इसको जीएस में नॉर्मली नहीं पढ़ते हम, कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर भी क्या पढ़ना है, एक चीज़ ध्यान रखें, इसी को देख के कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, जो पेपर सॉरी सेकेंड यूनिट है पेपर फर्स्ट की, यहाँ पर भी अप्लाइड है। जैसे एरियल डिफरेंशिएशन लिखा होगा, क्षेत्रीय विभेदन, तो एरियल डिफरेंशिएशन क्या है,
इसके बारे में मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से, सोसाइटी के हिसाब से एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी हर किसी क्षेत्र की कुछ खास आइडेंटिटी होती है, कुछ एक नई पहचान होती है। जैसे हिमालय की अलग पहचान है, पठारी हिस्से की अलग है, या अमेजन रेन फॉरेस्ट की अलग है, टुंड्रा की अलग है, या कई बार जो ह्यूमन जो बिहेवियर है उसकी वजह से उसमें अलग अलग फर्क पड़ता है। तो ये कैसे कैसे अलग है। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी हो सकती हैं, कुछ कहते हैं नहीं नहीं कुछ अलग होते हैं। वो हम पढ़ेंगे बाद में जब हम मेन सिलेबस पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें इस बात को लेकर आपको ध्यान में रखना है कि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एक विषय के रूप में कैसे कैसे आगे बढ़ा है, और इसको आज की डेट में अप्लाई कर देना है। जैसे जैसे हम कहें एरियल डिफरेंशिएशन है, क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्र अलग अलग होते हैं, तो इसका आज की डेट में क्या योगदान है, या भूगोल में इस भूगोल को इसने कहाँ लाभ दिया, कहाँ भूगोल ने इसको नीचे गिराया, भूगोल को इसने थोड़ा सा नीचे, या उसकी परिभाषा में कैसे कैसे चेंज हुआ। ऐसे क्वांटिटेटिव है, मतलब ह्यूमनिटी के कितना करीब होना चाहिए विषय को, कितना ज़्यादा साइंटिफिक होना चाहिए, कितना ज़्यादा सोशल होना चाहिए, इसके बारे में। और दूसरा ये लिखा हुआ ना कि यहाँ पर जो ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच, यानी वेलफेयर अप्रोच का मतलब कल्याणकारी भूगोल जब हम बात करते हैं, यानी भूगोल विषय या कोई भी विषय है जिसको हम पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिलॉसफी है, मानव कल्याण सभी का एक उद्देश्य रहा है। तो भूगोल मानव कल्याण में कैसे सहायक है, या भूगोल जो हम एज ए सब्जेक्ट की उसके बारे में बात करते हैं, जो डेफिनेशन बात करते हैं, या जितने भी ज्योग्राफर्स हुए हैं वो कैसे ज्योग्राफी को एज ए विषय, एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे आगे बढ़ाते हैं, कल्याणकारी मानव भूगोल के रूप में आगे बढ़ाते हैं, या व्यवहारात्मक भूगोल के रूप में बढ़ाते हैं, या थोड़ा साइंटिफिक हो जाते हैं, क्वांटिटी वाले हो जाते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच को अपनाते हैं, 1960 के बाद से लागू हुई थी। तो कहने का मतलब ये देखो एसडीआई इंडेक्स आ गया, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर इस पूरे टॉपिक का ये है सार जो मैं आपको बताऊं, ये इंसान है, ये ज्योग्राफी है, और ये नेचर है। नेचर मतलब जिससे हम जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधे, हवा, पानी, सब कुछ। तो ये तो ज्योग्राफी कैसे नेचर से जुड़ा हुआ है, इसका इसका क्या संबंध है। कई बार नेचर अगर इस पे हावी हो गया तो यानी नेचर सब कुछ कर सकता है, तो उसको डिटर्मिनिज्म या द्वैतवाद कहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम ज्योग्राफर्स मतलब इंसान ये कर सकता है, उसको हम कह देते हैं क्या कि मानव नेचर पे हावी हो सकता है, पॉसिबलिज्म, संभववाद कह सकते हैं। कुल मिला के इस पूरे चैप्टर का ये सार है कि भूगोल एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में मानव कल्याण के रूप में कैसे कैसे आगे बढ़ा है, समय के साथ साथ इसमें कैसे कैसे परिवर्तन हो गए, और आज की डेट में एक सही तरीके से भूगोल कैसे मदद कर सकता है एक विषय के रूप में लोगों के उत्थान में। इस टाइप के आपके टॉपिक्स इसमें आएंगे, समझ गए। जैसे एसडीआई इंडेक्स ही है, तो यहाँ पर वो ये नहीं पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली करंट अफेयर्स में, इकोनॉमिक्स में, कि ये ऐसे है ना। वो पूछेगा कि किस जगह पे एसडीआई इंडेक्स ज़्यादा है, कहीं पे एसडीआई इंडेक्स कम है, कुछ पिछड़े देश हैं, कुछ अच्छे देश हैं। तो वहाँ पर भूगोल की क्या भूमिका। भूगोल का मतलब डेजर्ट एरिया है कि माउंटेन्स है, मतलब जो नेचर है, क्या उसने एसडीआई इंडेक्स को कभी ऊपर नीचे किया, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। यानी भूगोल का रोल, अप्लाइड रोल क्या हो सकता है इस टाइप के सवाल में, ठीक। जैसे भाषाएं, धर्म, धर्मनिरपेक्षता, ये कैसे कैसे भूगोल के हिसाब से हम इसको देखेंगे, ना कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से। तो समझ गए। तो ये जरूर जो है एक अलग सा टॉपिक है। इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स में जो हम जाएंगे, जैसे आर्थिक भूगोल की हम बात करते हैं, विश्व को आर्थिक, ये समस्याएं देखिए आप, अगर आप ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे ही, करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स की मिल जाएंगी। जैसे ऊर्जा संकट है, फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस। अब ऊर्जा संकट यानी एनर्जी क्राइसिस की जब हम बात करते हैं, एनर्जी क्राइसिस कहाँ लिखा हुआ, ये है एनर्जी क्राइसिस की जब हम बात करते हैं, ऊर्जा संकट की बात करेंगे, तो एनर्जी क्राइसिस क्या है। एनर्जी क्राइसिस में अब ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि 1500 में क्या हुआ था, या 1600, 1700, 1800 में, थोड़ा सा लिख लेंगे उसके बारे में। पहले एक आध एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे गल्फ वॉर हुआ था किसी जमाने, उसका एग्जाम्पल दे दिया है, उसके बाद से कुछ हुआ, तो आज की डेट में क्या चल रहा है। अब इसी एनर्जी क्राइसिस को आप क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हो, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से एनर्जी, उसको ऊर्जा संकट को आप जोड़िए, और भारत की ऊर्जा चुनौतियों को आप जोड़िए। उन्हें ऊर्जा चुनौतियाँ क्या हैं कि एक तो पोल्यूशन हो रहा है, हम जब फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, दूसरा
फिर इसको पेरिस एग्रीमेंट से आप जोड़ दीजिए, पेरिस एग्रीमेंट यानी 2030 तक हमने बहुत सारी चीज़ें क्या करनी है, कम करनी है। 2070 तक हमने जीरो कार्बन इमिशन करना है, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हमने प्राप्त करना है भारत ने। तो उसका ऊर्जा से क्या रिलेशन है, कैसे कैसे हम कोयला या तेल पेट्रोलियम से हम कैसे कैसे रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, या अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे। विकास की सीमाएं, लिमिट ऑफ ग्रोथ, ये भी लिखा हुआ है। तो लिमिट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ की एक सीमाएं होती हैं, एक थॉट है, यानी हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है नेचुरल रिसोर्सेज का, कभी ना कभी उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को जब आप पढ़ते हो, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा, इसका भी वही मतलब है। तो खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी, कैसे कैसे फूड सिक्योरिटी ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज हो सकती है, ज्योग्राफी का क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज का फूड सिक्योरिटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, डिजास्टर्स जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, तो उसका खाद्य सुरक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हम पूरी दुनिया के जो गरीब तबका है, जो मार्जिनल सेक्टर्स है, जो हाशिए पे लोग हैं, क्या उनको हम खाद्य सुरक्षा मतलब एक पोषण युक्त अच्छा भोजन, एक सही पैसे में, उचित मूल्य पर, या फ्री में भी देना पड़े तो देना चाहिए, क्या हम लोगों को दे पाएंगे। ये सारी चीजें फूड सिक्योरिटी में, ये सब कुछ इस पे पूछा जाएगा आपका। पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, तो अगर आप इसको कभी देखेंगे गौर से तो आपको लगेगा कि यार ये तो हम कई जगह पे पढ़ते हैं। मैं इकोनॉमिक्स नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इकोनॉमिक्स है ये, करंट अफेयर्स में भी आप पढ़ते हो, एनर्जी सेक्टर है, प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फूड एंड न्यूट्रिशंस हैं, और क्या क्या है, ये फेमाइन है, अकाल है, विश्व औद्योगिक अवस्थिति पैटर्न यानी दुनिया के उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं। ये तो जीएस का सवाल है, एनसीईआरटी का पूरा आता है इसमें। अगर आप पेपर फर्स्ट की बात करेंगे तो विश्व में कौन कौन से प्रदेश डेवलप हुए हैं, जैसे ग्रेट लेक्स के आसपास एक इंडस्ट्रियल हब, एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ है, तो उसके पीछे कौन कौन से प्राकृतिक और मानवीय कारक रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारा हम जीएस में पढ़ते हैं। तो ये वाला टॉपिक तो पूरा का पूरा किसका है, जीएस का है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आगे बढ़े, जनसंख्या, बस्तियां। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम ये पढ़ते हैं ना पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो रैंक साइज रूल, शहर कैसे हैं, क्या है, ये चैप्टर है। तो इसमें पूरे का पूरा आप ऐसा समझिए इसको कि कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो कहीं पर पॉपुलेशन कम क्यों है। उसमें दो ही कारण हो सकते हैं, मानवीय कारक, एक प्राकृतिक कारक। जैसे डेजर्ट है, तो डेजर्ट क्या है, एक बहुत टफ एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन अपने आप कम होगी क्योंकि वहां पे वो सुविधाएं नहीं है जो सुविधाएं होनी चाहिए थी। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, कहीं पर हमने अपनी तकनीकी क्षमता के आधार पर कहीं पर हमने इंडस्ट्री लगा दी, दूसरा का तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैसे कैसे दुनिया में पॉपुलेशन के ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और दुनिया में जनसंख्या की समस्याएं क्या है, कि जापान की जनसंख्या की समस्या अधिक है, सॉरी अलग है, उनके पास बूढ़े लोग ज्यादा हैं। यूरोप वालों की कुछ अलग है, वहां पे कम लोग पैदा हो रहे हैं। हमारी और चाइना की अलग चीज है, या बांग्लादेश की अलग है, हमारे यहाँ ज्यादा पैदा हो रहे हैं, हालांकि धीरे धीरे हम कम हो रहे हैं। ऐसे ही आएगा कि हर जगह की जनसंख्या की समस्याएं अलग अलग हैं। मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या कहीं पर ज्यादा हो रही है तो वो समस्या है, कम जनसंख्या पैदा होना भी एक समस्या हो सकती है फ्यूचर में। एक आता है जनसंख्या लाभांश, है ना, पॉपुलेशन का लाभ कैसे लिया जा सकता है, डिविडेंड जिसको हम कहते हैं। तो जनसंख्या का लाभांश कैसे हो जाए, जैसे लाभांश का मतलब ऐसा है कि जैसे भारत है, भारत एक ऐसा देश है आज की डेट में जहां पर युवा जनसंख्या यानी जो कह सकते हो कि जो काम कर सकती है, वर्किंग पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है। जापान में वर्किंग पॉपुलेशन कम है, वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा हैं जो पेंशन लेते हैं या जिनको अब काम नहीं करते हैं, उनको खिलाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो भारत क्या है आज की डेट में जनसंख्या लाभांश के दौर से गुजरने वाला है। तो इसी का फायदा आप दुनिया भर में पढ़ते हो कि भारत में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, भारत में युवा ज्यादा है, आने वाली सदी 21वीं सदी भारत की होगी। दुनिया भर की चीजें हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, इकोनॉमिक्स में, बहुत सारी चीजों में यही सारी चीजें इसमें आ रही हैं सब के सब, है ना। ये अंडर पॉपुलेशन क्या होता है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो सोशल इश्यूज में या सोसाइटी वाले चैप्टर में। उसके नीचे शहरों के बारे में लिखा गया है कि शहर जो बनाए जा रहे हैं, अब स्मार्ट सिटी पूछा जाएगा इसमें, भले इसमें स्मार्ट सिटी टॉपिक ना आए, आ सकता है। जैसे कहा जाए कि हमारी जो स्मार्ट सिटीज का जो कंसेप्ट है भारत में, वो स्मार्ट दिखता तो है कई बार लेकिन इन्वायरमेंटली स्मार्ट नहीं है। आप दिल्ली में देख लो, आप
2 करोड़ 2.5 करोड़ 5 करोड़ के फ्लैट ले लो, कोई बात नहीं, आपने ले लिया, आपने कहा हम बहुत पॉश इलाके में ले रहे हैं, लेकिन जब आप AQI इंडेक्स देखोगे तो पता चला 400 से ऊपर जाला दिसंबर के महीने में, तो स्मार्ट नहीं कहा जाएगा। तो स्मार्ट की परिभाषा क्या है? जो आपको एक हेल्दी लाइफ दे, अच्छी हवा, अच्छा पानी, यानी हेल्दी लाइफ के संकेत होते हैं। तो क्या सिटी के लिए नेसेसरी नहीं है? हैं। लेकिन जब आप साफ पानी और साफ हवा की बात आप करोगे शहरों में, भारत में बड़े बड़े शहरों में, तो ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ी सी कम मिलेंगी, नदारत मिलेंगी। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट कहाँ खो गया? हम कैसे शहर बना रहे हैं, उन शहरों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्लम एरिया की प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे कैसे भारत में ऐतिहासिक हिस्टोरिकली कैसे कैसे शहर पैदा हुए, और जो हिस्टोरिक सिटीज़ हैं, जैसे इस बार सवाल आया था 23 में, ऐतिहासिक शहर हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अपने आप ही पैदा हो जाती। जैसे आप इलाहाबाद चले जाओ, ऐतिहासिक शहर है बहुत पुराना, बनारस चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, तो ऐसे में जो सेंटर वाले शहर होंगे, सॉरी, शहरों के अंदर जो मेन बाजार होता है ना, जिसको मेन मार्केट कहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी आपको। जो दिल्ली देख लो आप, चांदनी चौक देख लो, सदर बाजार देख लो, तो ये कैसे कैसे डेवलप होता है, तो इसके बारे में, तो इसमें कौन सी ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है, ये तो आधी ज़्यादा चीज़ें हम जानते हैं क्योंकि धीरे धीरे डेवलप हुआ। फिर यहाँ पे अब फिर अलग अलग लोग आए, फिर फाइनली आप अंग्रेजों को देखोगे तो अंग्रेजों ने शहरों में कुछ अलग से काम किया, सिविल लाइंस बनाई उन्होंने। जहाँ जहाँ सिविल लाइंस आप होता है क्षेत्र, वहाँ पर देखोगे आप कि घर, सड़कें बहुत चौड़ी होती हैं, सड़क के पास से, सड़क का जहाँ किनारा है उससे काफ़ी एरिया तक आंगन टाइप का होता है, यानी कोई मकान नहीं होता। फिर उसके बाद मकान स्टार्ट होते हैं, बंगले टाइप के बनाए जाते थे गुजरे ज़माने में। तो अंग्रेजों ने वो सिविल लाइंस बनाई, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा भारत में, कैसे कैसे चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। शहरी बस्तियां कैसे बनती हैं, ठीक, ऐसा आता है। लेकिन हम लोग घबराते कहाँ पर हैं? हमें ऐसा लगता है कि सवाल पूछा जा रहा है कि शहरों के प्रकार बताओ, शहरों की जनसंख्या या पॉपुलेशन के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, ये अप्लाइड सवाल नहीं है। शहरों की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में किस किस का योगदान है, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, ये जरूरी नहीं है, वैसा ही पढ़ना जरूरी है जो किताब में है। कई बार आपको जो सिलेबस में है उसको अप्लाइड तरीके से पढ़ो, जो आज हो रहा है। दूसरा, जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है वो भी जरूरी है, लेकिन वो आज की डेट में होनी चाहिए। जैसे स्मार्ट सिटीज़, या भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई नया प्लान लाती है शहरों को लेके, और इसमें वो नहीं आ रहा है, कहीं पर साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, शहरों का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होगा ही ना, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब ये नहीं कहना कि वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है, वो तो कहीं पर भी आ सकता है, सतत विकास की अवधारणा है, 17 गोल है। उन 17 गोलों में से शहरों का विकास भी तो एक गोल है, उसमें सब कुछ समाहित है। तो सतत विकास कैसे हो सकता है शहरों का? जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जब हम अच्छी हवा नहीं दे पा रहे लोगों को, अच्छा पानी नहीं दे पा रहे, ट्रैफिक की समस्या हमारे पास है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो काहे का स्मार्ट सिटी, सतत स्मार्ट सिटीज, सतत, है ना, कैसे हो पाएगा? तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, टोटली जीएस है। अब इस पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ऐसी क्षेत्रीय रीजनल प्लानिंग है, तो रीजनल प्लानिंग में ये थोड़ा सा इसमें एक आध चीज़ है, विकास केंद्र, विकास ध्रुव है, जैसे ग्रोथ पोल्स हैं, ये अलग अलग लोगों ने इसमें डिस्कस किया। तो एक आध थिंकर के नाम आप यहाँ पे दे सकते हो कि इसने किया ऐसे करके, लेकिन वो उनकी जो एक्चुअल थियरी है वो भी नहीं देगा। वो कहेगा कि भारत में जैसे बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर आपको रीजनल डिस्पैरिटी मिलेगी, यानी क्षेत्रीय असमानताएं मिलेंगी, है ना, तो उसमें, या कहीं पर अलग अलग क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे अच्छे हब मिलेंगे जहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है और इंडस्ट्री भी ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ पोल्स। पोल का मतलब जो अपनी और चीज़ों को, सेवाओं को, वस्तुओं को क्या करे, मतलब पब्लिक को अट्रैक्ट करें और सेवाओं का प्रसार हो वहाँ से, उसको बोलते हैं ग्रोथ पोल्स, ग्रोथ सेंटर्स। जैसे दिल्ली है, ग्रोथ पोल है, ठीक है, तो अट्रैक्ट करता है जो संसाधनों को। तो वही चीज़ है, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? कहीं पर आपको रीजनल प्लानिंग करनी है, जैसे प्लेटू रीजन में करना है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में करना है, कहीं दूसरे तीसरे एरिया में करना है, तो कैसे आप करोगे इसको? उसमें कुछ ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर्स की क्या भूमिका होगी? ग्रोथ पोल का मतलब ले लो कि जैसे मान लो हमने कहीं पर कुछ इंडस्ट्रीज लगा दी, हमने कहा कि इस एरिया को डेवलप करो तो यहाँ के आसपास के लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ की ओर आकर्षित होंगे, उनको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे आप SEZ के रूप में, आप EEZ के रूप में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो ना इकोनॉमिक्स में, तो वही अवधारणाएं हैं सब। तो विकास की रणनीतियाँ क्या होंगी, पर्यावरण के मुद्दे क्या होंगे विकास में, सतत विकास के लिए योजनाएं क्या होंगी, जो अभी पढ़ा था सतत विकास,
ये शहर में भी आया था, ये डेवलपमेंट में भी आएगा, इंडस्ट्रीज में भी आएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, ये चीजें। तो मानव भूगोल में मॉडल और सिद्धांत, ये थोड़ा सा अलग है। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये पार्ट बिल्कुल ही अलग है ज्योग्राफी का, इसको आप जीएस में नॉर्मली नहीं पढ़ते हो, लेकिन जितने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं स्टूडेंट वो इसको देख के सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि अगर ये सवाल आएगा तो छूटेगा नहीं। इसमें कुछ नहीं लिखना होता है, जैसे क्रिस्टलर आ गया, लॉस आ गया, मैकेंडर आ गया, दूसरा आ गया, तो उनके सीधे सीधे आते कि वो क्या था और आज के समय में उसकी भूमिका क्या है। तो इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि ये पूरे का पूरा ज्योग्राफी का है इसमें, लेकिन टफ कुछ नहीं है। जैसे वान थुनेन का किसी जमाने में उसने कहा था कि एक क्षेत्र होगा तो उसमें कैसे कैसे जो हमारा ऑक्यूपेशंस हैं, व्यवसाय कैसे कैसे चेंज होगा, केंद्र में क्या होगा, उससे बाहर को जाओगे तो कैसे होगा, तो समय के हिसाब से वो चेंज होते जाता है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, जैसे वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन का उसका थियरी है कि कहीं पर कोई चीज़ इंडस्ट्री बनती है तो कैसे बनती है, नॉर्मल। और इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल मतलब अप्लाइड करते हैं। जैसे ग्रेट लेक्स के पास जो इंडस्ट्रीज है क्यों बनी, या जमशेदपुर के पास स्टील प्लांट है तो क्यों बना, वहाँ पे पानी कहाँ से आता है, सस्ता लेबर कहाँ से आता है, और मिनरल्स की प्रधानता यानी खनिजों की प्रधानता क्या है। इस आधार पे जो जो चीज़ें प्रॉफिट होंगी तो इंडस्ट्री वहाँ लगेगी। इसी संदर्भ में वेबर ने अपना सिद्धांत दिया। ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही खास है और ज्योग्राफी के स्टूडेंट इसमें बहुत खुश होते हैं अगर यहाँ से सवाल आते हैं, तो इसमें तो डिस्कस क्या ही करना है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब आपका आ गया पेपर सेकंड। अब पेपर सेकंड की हम बात करते हैं, पहला पेपर खत्म। इसमें भी वही है, अंतरिक्ष। आप देखिए स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था अभी। इसमें भी वही है कि भारत में फ्लड कहाँ आता है, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ आता है। ये फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है, जो फर्स्ट पेपर आपने पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी उससे भी रिलेटेड है, और जब हम जीएस पढ़ेंगे तो उससे भी रिलेटेड है। फिजियोग्राफिक रीजन्स, हिमालय क्या है, दूसरा क्या है। अब लेकिन इंडियन ज्योग्राफी की एक खास बात यह है कि ये जितना ईजी दिखता है उतना ईजी है नहीं। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो, आपको भारत की छोटी मोटी चीज़ों के बारे में पता है कि कहाँ पर पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, सोसाइटी के रूप से, इन्वायरमेंटल तरीके से कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं कहीं पर भी, तो समझ लो वो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल तैयार हो रहा है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो सिलेबस में लिखा है वही एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है। जैसे इसने लिखा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, इसने लिखा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस का मतलब जिससे कहते हैं ना कि हम जो जैसे मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और कैस्पियन सी के आसपास से कुछ हवाएं आती हैं और नॉर्थ इंडिया में बारिश करती है, ऐसा नॉर्मल सा कंसेप्ट पुराना है इसमें। लेकिन वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, इसमें रिसर्च अभी चल रही है। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से कोल्ड वेव्स कैसे आ रही हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हीट वेव्स के क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल कैसे हो रहा है, पोल्यूशन कैसे बढ़ जा रहा है इसके ना होने से, इसके वजह से बारिश में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जाड़े में हमारी रवि क्रॉप्स में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पछुआ विक्षोभ के बारे में आपको बताती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम पढ़ें ये ज़रूरी नहीं है, आपको अपने आंख कान खुले रखने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर पे भरोसा करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो आप ज्योग्राफी में नंबर ला सकते हो। ठीक, इसके अलावा फिर वही चीज़ें हाँ, इसमें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप देखोगे संसाधन, सतही, भूजल, जैविक क्रिया, ये वाला, ये तो भाई वाइल्ड लाइफ का कैसे हम कंजर्वेशन करेंगे, ये पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला टॉपिक है। ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस हमने फर्स्ट पेपर में ही पढ़ा था, सेकंड पेपर में भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाती, ओवरलैप हो जाती। लास्ट में मैं सब कुछ डिस्कस कर दूंगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। ध्यान रखना अप्लाइड आएगा, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ अप्लाइड आएगा। जैसे मान लो मिनरल्स है, खनिज, अब एक तो वो होते हैं जो हम पढ़ते हैं ना, धारवाड़ खनिज, गोंडवाना खनिज, और धारवाड़ रॉक्स एंड गोंडवाना है, विंध्यन रॉक्स, ये भी ज़रूरी है, ये भी आता है एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन इसके अलावा और भी ये, जैसे आज का क्रिटिकल मिनरल्स चल रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उनके बारे में, रेयर अर्थ, दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में बात हो रही है, यानी जो आज की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जो हर जगह पाए भी जा रहे हैं, तो उनका जो एक्सप्लोरेशन है, निष्कर्षण है, वो बहुत टफ है। तो रेयर अर्थ के बारे में बात चल रही है आज की डेट में, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में आजकल बात चल रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, लिथियम के बारे में। पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है आज की डेट में, अब वो मिनरल्स की ओर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर जाएंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी
बिजली से चलने वाले वाहन हम पैदा करेंगे, लेकिन उसके लिए बैटरी में जो लिथियम है या दूसरा तीसरा वो कहाँ से आएगा? सोलर पावर प्लांट की हम बात करते हैं कि हम सोलर एनर्जी लाएंगे, 2030 तक हम कहते हैं कि हम आधी एनर्जी हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो बैटरी है, दूसरा तीसरा है, कहीं ना कहीं से लगेगा ना वो। तो उनके लिए जो खास तौर पे जो मिनरल्स हम ला रहे हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया से समझौता कर रहे हैं, चीन का इसमें एक तरफा राज है बहुत सारी चीज़ों में, तो वो जो जियोपॉलिटिक्स है, भारत के दूसरे देशों से संबंध, एक तो रक्षा सिक्योरिटी के हिसाब से बनते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर इकोनॉमी के हिसाब से आप देखोगे तो उसमें खनिजों के बारे में आएगा। और तो और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज की डेट में जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं वो लोग, वो भी इस बारे में जानकार है कि इसके शेयर आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है आज की डेट में, वो सब पूछा जाएगा। इसमें हाइड्रोजन कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर समाहित है। तो जो भी चीज़ आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो, तो ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन फ्यूल आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो काम आएगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, तो कहीं ना कहीं काम आएगा, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में जरूर काम आएगा। ओके। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आप इकोनॉमिक्स में दिया हुआ, ये पेपर में आपके इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न्स, ये सब कहाँ दिया होता है आपके पेपर थर्ड में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में दिया हुआ है, मेंस में। ये यहाँ भी है, ये भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक्स वाले भी पढ़ाते हैं इसको, ज्योग्राफी वाले भी पढ़ाते हैं। कहाँ कहाँ पढ़ोगे आप, मतलब लैंड रिफॉर्म्स यहाँ नहीं पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इसलिए तो दोनों जगह पढ़ लो। ब्लू रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, रेशम का उत्पादन, सिल्क, जितने भी पढ़ते हो आप, ये सारी की सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी हर जगह पढ़ोगे, तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है मेरे हिसाब से। और दूसरा, एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट है, ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी बात आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी में पढ़ते हो। यानी इको अगर हम पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, तो समझ लेना हम बहुत कुछ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है इन केस, तो फिर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए या जीएस के लिए पढ़ रहे हो, और अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो दोनों के लिए पढ़ रहे हो, तो ये फायदा होता है इसमें। ठीक है। हाँ, ये मुर्गियों के बारे में इसी बार आया था, कृषि और मुर्गी पालन। इस बार आप देख सकते हो पेपर 2023 का पेपर, उसमें पोल्ट्री फार्म्स के बारे में आया था, कैसे कर सकते हैं। उद्योग, अब मैं कितनी बार बात करूं उद्योग की, रीजनलाइजेशन थोड़ी देर पहले बात की थी, यानी कि ज्योग्राफी में बहुत सारा है। दवाई के बारे में आया था इस बार, दवा उद्योग के बारे में, कई बार फर्टिलाइजर प्लांट्स के बारे में आता है। ये तो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं जीएस में, कि जैसे कहीं कहीं पर जो इंडस्ट्रियल हब होते हैं वो वहाँ पर क्यों बन गए, किस वजह से बन गए। जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है फर्टिलाइजर प्लांट का। अब फर्टिलाइजर प्लांट की जब हम बात करते हैं, यानी कि किसकी, उर्वरक उद्योगों की। अब उर्वरक क्यों जरूरी है, एक तो खेती बाड़ी के लिए जरूरी है, क्रॉप्स के लिए। अब इन्हीं उर्वरकों की, क्रॉप्स के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन इसी उर्वरकों की वजह से क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, मृदा नीचे जा रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, मिट्टी को नुकसान हो रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, वो अलग चीज़ है। तो इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। दूसरा, जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट्स होंगे, इसमें जो रॉ मटेरियल पैदा लगता है वो पेट्रोलियम लगता है, यानी पेट्रोल प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस। यानी भारत में जहाँ जहाँ भी आपको ऑयल पाइपलाइंस मिलेंगी, उसके आसपास आपको फर्टिलाइजर प्लांट्स में मिलेंगे, उर्वरक उद्योग मिलेंगे। जैसे आप जब आप मैप बनाओगे इसका, तो पूरा पढ़ते हो ना, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन, ये सब पढ़ते हो। तो ये जो मैं अभी आपसे बोला कि ये फर्टिलाइजर प्लांट्स की वजह से ऐसा ऐसा ये हो रहा है, तो ये तो जीएस में भी पढ़ते हैं हम, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं इसको हम, और करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। तो वहां भी अगर आप इसको पढ़ रहे हो, तो इसको आप जीएस में भी पढ़ रहे हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, उनका क्या रोल है, कैसे कैसे वो नेशनल या रीजनल डिस्पैरिटी को, विषमता को बढ़ाती हैं, कहीं कहीं में कम करती हैं, कैसे कम कर सकती हैं, कैसे बढ़ा सकती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पेपर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जैसे शुगर केन का मुद्दा आता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार महाराष्ट्र में बहुत सारे शुगर यानी गन्ना के किसान विरोध कर देते हैं, यूपी में ऐसा होता है। उसी गन्ने से एथेनॉल से हम पेट्रोल में या ईंधनों में उसको मिलाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, हम जैविक ईंधन या बायोफ्यूल्स कैसे जा रहे हैं उसकी ओर, कैसे कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। पूरे का पूरा ये है कि आप अपने आप को इसके हिसाब से मत देखो, आज अपने आप को ऐसे देखो कि मैं इंसान हूँ, 21वीं सदी का हूँ, 2024-25 में जी रहा हूँ, मुझे उस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे का मतलब पर्सनली मुझे नहीं, मेरी हवा को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरी जल को क्या, पानी को पड़ रहा है, डिस्पैरिटी यानी विषमता को क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस उद्योग से। तो सवाल उसी हिसाब से पूछे जाएंगे।
अपने आप को सेंटर में रखो एज ए ह्यूमन, ठीक। और मुद्दा विकास का होना चाहिए, लेकिन कैसा विकास? सतत विकास, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। बस इसी के इर्द गिर्द सवाल घूमेंगे आपका। जैसे पारिस्थितिक पर्यटन आया, ये लास्ट में लिखा ना इसके, टूरिज्म इंक्लूडिंग इको टूरिज्म। इको टूरिज्म पूरा हिमालय तक हमने गंदा करके रख दिया, कैसे वो सही हो सकता है? पूरा का पूरा जीएस। अब ये ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड, रेल, ये सब चीजें सिंपल है, इसको भी हम ये जीएस फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर में पूरा का पूरा ये आपका दिया गया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट रीजनल डेवलपमेंट में फायदा करता है। जैसे आज की डेट में आप देख सकते हो ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सवाल कैसे आता है? सवाल पूरा पढ़ के नहीं आएगा, नई करंट अफेयर की चीजों को देखो। जैसे नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उत्तर पूर्वी भारत। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा क्या है? लैंडलॉक्ड है। जैसे ये अगर ऐसे देखेंगे आप, ये नॉर्थ ईस्ट है, त्रिपुरा, ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो इस और नीचे बांग्लादेश आ गया। तो ये पूरे का पूरा जो 7 सिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? लैंडलॉक्ड है। यहाँ तक हमें जाने के लिए बाई रोड जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिवर्स के थ्रू, रिवर कौन सी? ब्रह्मपुत्र, गंगा और बहुत सारी छोटी मोटी रिवर्स, उन रिवर्स को आपस में क्या कर दें? इंटरलिंक्ड कर दें, आपस में उनको जोड़ दें, तो क्या होगा? ये नहरों के द्वारा जोड़ दें, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नेशनल वाटरवेज, रीजनल वाटरवेज, जलमार्ग, उनको जोड़ देंगे तो इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे बांग्लादेश से कई सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश के थ्रू ये काम होगा। तो हमारे जो पड़ोसी देशों से संबंध वाला जो चैप्टर है, उसमें जैसे बांग्लादेश से हम समझौता कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे लो आप। बांग्लादेश से समझौता क्या रक्षा संबंध करेंगे आप? थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है, वो आसपास में घुसपैठ ना हो ये। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश से हम कोई बहुत बड़ी मिसाइल खरीदने जा रहे हैं या वो हमको देने जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। हम ही देंगे उसको, वो नहीं देगा। तो बांग्लादेश से हमारा क्या होगा? एक तो जो बाउंड्री के मुद्दे हैं, क्योंकि हमारे आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है पुराने ज़माने से, वो। दूसरा, ये जो नदियों वाले हैं, बाढ़, फ्लड कैसे रोकी जाए, चक्रवातों के बारे में कैसे हो, और उस एरिया का रीजनल डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य धारा से लाना जरूरी है। तो उत्तर पूर्वी भारत को भारत के इधर वाले शेष भाग से कैसे लाया जाए, यहाँ का विकास कैसे किया जाए, यहाँ के जो मटेरियल्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे दूसरा हो, उसको हम सी तक कैसे लाएं, सी मतलब पोर्ट तक कैसे लाएं, या उसको कलकत्ता एयरपोर्ट तक कैसे लाएं, जहाज तक कैसे लाएं, इंटरनेशनल उसको कैसे वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ा जाए। तो इसमें सारा काम चल रहा है, यही सब कुछ है। ये पाइपलाइन नेटवर्क जो मैंने बात की अभी, पाइपलाइन नेटवर्क क्या है? पाइप के थ्रू ऑयल, पेट्रोलियम, गैस को ले जाना, समय बचेगा, उसी के आसपास फर्टिलाइजर प्लांट्स को लागू कर देना, बहुत सारी चीजें। इसमें मैंने एक भी बात ऐसी नहीं की है जो जीएस में नहीं की हो। मतलब मैं जब जीएस पढ़ाता हूँ एज ए जीएस ज्योग्राफी जीएस के लिए पढ़ाता हूँ, पेपर फर्स्ट के लिए, और इन्वायरमेंट सेकंड, थर्ड पेपर के लिए इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ भी बताता हूँ। एक आध चीज़ें छोड़ दी, जैसे व्यापार नीति है, तो व्यापार संतुलन है, मतलब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, इसको आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हो और ज्योग्राफी में पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं आएगा कि जैसा इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो सीधे सीधे, वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा डेटा ले लेंगे, कैसे कैसे होगा उसको इस पर रख देंगे, बाकी ज्योग्राफी के हिसाब से पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से हो जाएगा। और किसी दिन मैं अगले वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे, इस टाइप की चीज़ें जो हाईली आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दिखती है, कैसे उसको इकोनॉमिक्स से थोड़ा अलग कर दिया जाए और ज्योग्राफी में बेहतर नंबर लाए जा सकते हैं, कैसे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए आप, सोशल इश्यूज, सोसाइटी, यही है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी आपको वर्ल्ड लेवल पे। जैसे मैंने कहा था ना कि पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसी है, क्या है करके, इसमें भी सब कुछ है कि जैसे किस एज के लोग कितने रहते हैं, पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जनसंख्या का लाभ कहाँ पे मिल रहा है, जैसे भारत को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, कैसे कैसे भारत में लोग रह रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कल्चरल वैरायटी है हमारे यहाँ पे, जैसे लद्दाख के लोग अलग हैं, कश्मीर के अलग हैं, राजस्थान के अलग अलग हैं। अब वो अलग क्यों हैं, उनमें एक नया कल्चर डेवलप क्यों हुआ, उनका खान पान या उनका जो पहनावा अलग क्यों है, उसमें ज्योग्राफी यानी नेचर की क्या भूमिका है, क्या रोल है, यही सब पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत अलग सा टफ सा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट पेपर और दोनों सेकंड पेपर आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। एक बार पढ़ लो पॉपुलेशन को, फर्स्ट पेपर में भी काम आ जाएगा और सेकंड पेपर में भी काम आ जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब लिटरेसी रेट, अब जैसे जैसे लिटरेसी रेट लिखा या एज स्ट्रक्चर लिखा, तो लिटरेसी रेट नहीं पूछा जाएगा आपके ज्योग्राफी में कि लिटरेसी रेट बताइए भारत में कहाँ कहाँ है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। वो ये पूछेगा कि कुछ हिस्से भारत में गरीब हैं या पुअर हैं या
कुछ अलग तरीके के हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ज्योग्राफी का क्या रोल है उसमें? ज्योग्राफी मतलब सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सब कुछ, माउंटेन्स, बारिश का कम होना, ज़्यादा होना, ड्रॉट एरिया होना, ट्राइबल एरियाज, ये सारी चीज़ें। जैसे सेक्स रेशियो की बात हम करते हैं, तो भारत में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो अच्छे खासे डेवलप्ड स्टेट से ज़्यादा है, जैसे हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे सेक्स रेशियो नीचे है, जबकि बहुत सारे ट्राइबल रीजन्स हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो ऊपर है। तो एक सोशल इशू है, इकोनॉमिक इशू नहीं है ये। तो कैसे इसमें होता है, क्या होता है, ये सब जीएस के टॉपिक्स हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब ये भी वही है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, अर्बनाइजेशन क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये कौन कौन से स्लम एरियाज थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने, स्मार्ट सिटीज, ये वो। तो फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लास्ट से सेकंड लास्ट है ये, जैसे वहाँ हमने पढ़ा था ना रीजनल प्लानिंग कैसे होती फर्स्ट पेपर में, उसी का जैसा दूसरा है। इसमें सब कुछ पढ़ते हो आप, जैसे वाटरशेड कमांड एरिया प्रोग्राम क्या होता है, मेरी भारत में रीजनल प्लानिंग कैसे की जाए, कि किसी रीजन को डेवलप कैसे किया जाए, ज्योग्राफी के बेस पे कैसे किया जाए, मतलब इरिगेशन को कैसे डेवलप किया जाए वहाँ पे, या फिर कमांड एरिया मतलब इरिगेशन किससे रिलेटेड है, वाटरशेड कैसे प्रोग्राम किया जाए, सब कुछ एक जैसा ही है। मतलब किसी खास इलाके के जो सोर्सेज है, नेचुरल वाटर के जो सोर्सेज है, रिवर हैं, कैनाल्स हैं, उनको कैसे कनेक्ट करके हम बेहतर एक रीजनल प्लानिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मल्टीनेशनल लेवल प्लानिंग क्या होती है, रीजनल प्लानिंग क्या होती है, पंचायतों का क्या रोल होता है, एनजीओज का क्या रोल होता है, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। और इसमें ये सारा का सारा टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब करंट अफेयर्स में आपको दिखता है कि कहाँ पर कौन सा नया लॉन्च हुआ, जैसे हरियाली प्लान है, हर खेत पानी एक प्लान है इरिगेशन के लिए। तो इस टाइप की चीज़ें समय के साथ साथ कैसे आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या, तो बहुत अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है इसको, ये नॉर्मल सवाल आएगा और करंट अफेयर से बेस्ड आएगा गारंटी के साथ। ऐसा नहीं आने वाला कि कमांड एरिया प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, ये सब नहीं पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा ये ज्योग्राफी है ना, एक आप कह सकते हो थोड़ा आवारा टाइप का सब्जेक्ट है, हर जगह चला जाता है ये। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले कि राजनीति भारत में क्या बेसिस इंडियन फेडरलिज्म क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन क्या, रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब नए नए स्टेट बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत में बुंदेलखंड की डिमांड चल रही है, उत्तराखंड और झारखंड को बनाया गया, उसके पीछे क्या बेस था? उत्तराखंड यूपी से थोड़ा सा अलग था, है ना, बिहार से झारखंड थोड़ा अलग था, या कई बार आप देखते हो कि वेस्ट बंगाल में एक डिमांड उठती है गोरखालैंड की, दार्जिलिंग वाला जो एरिया, हिली एरिया हिमालय का, उसको अलग करने की डिमांड उठती है। तो इसमें मतलब जब हम कहते हैं कि भारत एक क्या है, एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो उसमें ज्योग्राफी का क्या क्या कैसे कैसे रोल हो सकता है। एक ज्योग्राफी की वजह से हम कैसे कैसे नए नए स्टेट को हम बना रहे हैं, या नए नए स्टेट की डिमांड उठ रही है, उन सब के बारे में इसमें, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहाँ पर हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे मैंने कहा ना रिलेटेड इश्यूज। अब जैसे आ जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री को लेके इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी तो पढ़ते हो इसको, ठीक है। इश्यूज क्या होंगे, तो बाउंड्री का मुद्दा होगा कम ज़्यादा वाला, और दूसरा आज के डेट में फ्लड का मुद्दा हो सकता है उनके बीच में, हमारा जो डेवलपमेंट का मुद्दा हो सकता है बांग्लादेश से, इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा हो सकता है, घुसपैठ का, ये सारी चीज़ें। अब हिंद महासागर का जो जियो पॉलिटिक्स है साउथ एशिया में, जैसे चाइना कहता है कि मैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव में बहुत सारे अपने पोर्ट्स डेवलप कर लूँगा, ऐसे चीज़ें आप सुनते रहते हो ना। तो इसके लिए कोई ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है, ये तो यूट्यूब में भी मिल जाता है, कोई नॉर्मल सा आदमी यूट्यूब में इसको बता रहा है कि चाइना ने यहाँ कुछ बना दिया, इधर मालदीव में कुछ बना दिया, बांग्लादेश में कुछ बनाने जा रहा है, यानी इसको रिंग ऑफ पर्ल भी कह देते हैं कई बार। तो ये चीज़ें हम जियोपॉलिटिक्स पढ़ते रहते हैं, तो यही चीज़ें हैं, ठीक, टोटली जीएस। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या होता है, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आखिरी चीज है कंटेम्प्रेरी इश्यूज, मतलब जो बच गया, जो बच गया वो क्या है, इस पे आ जाएगा। अब इसमें से अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा मिल जाए जो आपको लगता है कि ये नहीं आ सकता है, ये आप ना पढ़ने हो, तो मुझे बताओ। सब कुछ आपको कहीं ना कहीं पढ़ना है, डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, सुनामी, अर्थक्वेक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एवरीथिंग। जो भी चीज आप डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट इकोलॉजी पेपर 3 के लिए पढ़ते हो, वो सब का सब ये है। मतलब
अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास की है ढंग से, आपदा प्रबंधन की, और इकोनॉमिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पेपर थर्ड के लिए आपने प्री प्लस मेंस की क्लास की है जीएस की, तो आपको इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपका ही कंप्लीट हो गया है। और मजे की बात यह है और बहुत अच्छी बात यह है कि ये सारा कुछ आपके एग्जाम में आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी है ना, पूरा अप्लाइड, समझ गए। आगे बढ़े। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, तो मैंने करंट का दिया है इसमें, ठीक। इसमें अगर आप देखोगे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, देखो आप फर्स्ट पेपर है, ये कंपलसरी होता है। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है? जियोस्ट्रॉफिक विंड मतलब भू स्तरिक पवनें क्या होती हैं, ये कैसे कैसे चेंज करता है। जियोस्ट्रॉफिक विंड जैसे जेट स्ट्रीम है, ऊपर चलती है, जो पैरेलल टू आइसोबार चलने लग जाती है, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स की वजह से चेंज आता है। ओशन रेंचिंग मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि समुद्र में संसाधनों को खोजना, कैसे कैसे संसाधनों को और बढ़ाया जाए, रेंचिंग किया जाए, पालन पोषण किया जाए, ठीक। ये सॉइल इनरिचमेंट, मिट्टी को कैसे बढ़िया बनाया जाए। डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। डीप इकोलॉजी मतलब जहां पर हम मानव को मुख्य भूमिका न देते हैं, पूरे नेचर को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। शैलो इकोलॉजी मतलब उथला पारिस्थितिकी उसको कहते हैं, जहां पर मानव को हम ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं और बाकी चीजों को कम महत्व देते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे चीज को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो मैं जीएस में पढ़ता था। डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, मतलब सिर्फ ऑप्शनल का सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ये जीएस का टॉपिक है। जियोस्ट्रॉफिक विंड जीएस का टॉपिक है। ओशन रेंचिंग जीएस का टॉपिक है। उसके नीचे मिट्टी में सुधार जीएस का टॉपिक है। इस पूरे चीज को अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा जी, और क्या लिखा इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये बता दिया था मैंने थोड़ी देर पहले। इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या? इकोनॉमिक जियोलॉजी का मतलब भूगर्भ यानी जमीन के नीचे आप रिसर्च कर रहे हो, मिनरल्स को खोज रहे हो, तो उसका आर्थिक रूप से क्या महत्व है, कौन से खनिज हैं जिनको हमें लेना चाहिए, कैसे निष्कर्षण करना चाहिए, और जो पर्यावरण के खिलाफ ना हो, इको फ्रेंडली हो, कैसे किया जाए, वही इकोनॉमिक जियोलॉजी है। तो इसमें आप बताइए मुझे कि कौन सा टॉपिक ऐसा है फर्स्ट पेपर का, लास्ट ईयर का सवाल है ये, कि जो जीएस से रिलेटेड ना हो। और इसका हिंदी वर्जन भी मेरे पास है। ये मृदा संवर्धन, मिट्टी को कैसे बेहतर किया जाए। महासागरीय पशुपालन मतलब महासागरों में बहुत सारी चीजें जो पाली जा रही, मछली से लेकर दूसरा तीसरा। आर्थिक भूविज्ञान, ये सवाल आप देखते जाइए। पैलियोमैग्नेटिज्म, ये पूरा का पूरा जीएस है। एंटीसाइक्लोन्स पूरा जीएस है, मतलब ये है पूरा चुंबकत्व, और ये कहते हैं इसको प्रतिचक्रवात। ओशन करंट्स, समुद्री जलधाराएं, ये पूरा का पूरा है जीएस। आप ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं अपने वीडियोस में, ठीक। समुद्र जल प्रसरण, ये आप पूरा जीएस का सवाल है। लोकल विंड्स कैसे पैदा होती हैं, ये पूरा जीएस है। पेनी प्लेन्स, हाँ ये थोड़ा सा पेनी प्लेन्स क्या होता है, ये ऑप्शनल का टॉपिक है। तो अभी तक आपने देखा कि जो पेनी प्लेन वाला वर्ड है ये आपका जीएस में कम पूछा जाता है, ये ऑप्शनल का टॉपिक है, ठीक है। और ये रीजनल इकोलॉजी को कैसे कैसे चेंज करती हैं, ये जीएस का टॉपिक है। तो एक ही सवाल अभी तक आया है पूरे 3 में से, अलग अलग उसमें जो मतलब अलग अलग हमने सेक्शन पढ़े हैं, इनमें 3-3 सेक्शन थे और पहले वाले को तो ज़्यादा थे। उसमें से सिर्फ एक सवाल ऐसा है जो पेनी पेन वाला, जो फुली क्या है, कह सकते हो ऑप्शनल वाला है, पेनी प्लेन वाला। डेविस, पेंक, किंग पढ़ते ना, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, वो बहुत इजी है, टफ नहीं है, वो भी आराम से हो जाता है। ये क्षेत्रीय पारिस्थितिकी परिवर्तन, मतलब अगल अगल बगल आपका पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में चेंज हो जाए तो मानव की हेल्थ को कैसे चेंज कर सकता है। मैंने बोला ना अभी, जितने भी अगर आपके आसपास हैं उसको आप कैसे बनाए रखते हो और उसके खत्म होने से आपको क्या नुकसान होगा। ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन हैबिटेट, नहीं सॉरी, अर्थ एज ए ह्यूमन हैबिटेट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। इस फॉर्मूले को यहां पे लगाओ आप, सब बन जाएगा, ठीक है। समुद्री संसाधन, जीएस का टॉपिक।
सॉइल प्रोफाइल मिट्टी में, ये सॉइल प्रोफाइल आती है ना मिट्टी वाला, इसको हम जीएस में भी पढ़ते हैं। सॉइल प्रोफाइल मृदा प्रच्छेदिका कहते हैं इसको, जीएस में पढ़ा जाता है। जैसे ओ होरिजन, ए होरिजन आता ना, ऑर्गेनिक वाला हो जाएगा, फिर ए वाला हो जाएगा, ए के नीचे बी वाला होता है, बी मतलब ई और एलिविएशन वाला नीचे जमा हो जाता है, सबसे नीचे सी, उसके नीचे फिर सरफेस। वो कह रहा है कि कहाँ पर पेड़ पौधे वाले ऑर्गेनिक ज़्यादा रहते हैं और नीचे क्या होता है, ये सब जीएस है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जीएस है। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे कैसे होता है, मतलब ऊपर का तापमान कम, सॉरी ऊपर का ज़्यादा और नीचे ज़मीन का ज़्यादा होता क्या ना, नॉर्मली ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटते जाता है, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर रिड्यूस होते जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नीचे का टेम्परेचर कम हो जाता है, ऊपर का बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं तापमान का प्रतिलोमन, यानी तापमान इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इसको आप पूरा देखोगे तो पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है आपको, जीएस। तो 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं, एक पांचवा भी देख लेते हैं। हाँ 4 ही हैं, 4 फर्स्ट यूनिट में और 4 सेकंड में, टोटल 8 आते हैं। तो आपने क्या देखा, और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 अलग अलग सेक्टर्स थे, इसके भी 3 अलग अलग थे, 4 के भी 3 थे, और पहले वाले के तो 5 थे। इसमें से आपने देखा कि खाली क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही था पेनिप्लेन वाला हिस्सा, सिर्फ पेनिप्लेन वाला जो टॉपिक था वो जीएस से अलग था, वो ऑप्शनल का, बाकी पूरे का पूरा जीएस है। यकीन ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिलेबस देखिए, और जीएस का जो सिलेबस है वो देखिए, जीएस के पेपर देखिए, ये सारे सवाल आपके जीएस के लिए खास होंगे और जीएस में पढ़ाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पे थोड़ा सा मेन जो ज्योग्राफी है वो हावी हो जाएगी, मतलब ऑप्शनल, जैसे एरियल डिफरेंशिएशन जो मैंने बताया था आपको, क्षेत्रीय विभेदन, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जीएस का नहीं है, ऑप्शनल का टॉपिक है। फूड न्यूट्रिशंस एंड प्रॉब्लम्स, ये कहीं भी आ सकता है, मतलब पोषण की क्या समस्या है दुनिया में। ह्यूमन माइग्रेशन, दुनिया भर में माइग्रेशन हो रहा है आज के डेट में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में चुनाव भी माइग्रेशन के नाम पे लड़ा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम माइग्रेशन कम कर देंगे। फ्रांस में, इंग्लैंड में जो नई सत्ता चेंज हुई है, पावर चेंज हुई है, माइग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है यूरोप में आज की डेट में। अफ्रीकन कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा रहा है, कुछ लोग उसको पार्टियां उसका सपोर्ट करती हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक। रिफ्यूजीज जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें, जीएस का सवाल। माल्थस, ये जरूर थोड़ा सा कह सकते हो कि जीएस का टॉपिक कम है, लेकिन जीएस में भी पढ़ा जाता है माल्थस को, ऐसा नहीं कि सोशल इश्यूज में पढ़ते हो, पॉपुलेशन और ग्रोथ के बारे में इसने बताया था उस जमाने में, ठीक है। पोलराइजेशन इंड्यूस स्पेलिंग इनक्विटी इम्बैलेंसेस एसोसिएटेड विथ, ये दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, हाँ वही है पोलराइजेशन। डेवलपमेंट, जो मैंने पोल ग्रोथ पोल्स बताया था, जैसे हमने कहा ना कि हमने क्या किया कि जैसे मान लो यूपी का डेवलपमेंट करना है हमको, सपोज हमने कहा कि यार यूपी में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, यूपी थोड़ा सा कमज़ोर है बाकी मुंबई से, गुजरात से या साउथ के उससे, तो हमने कहा कि मुंबई में, यूपी में किसी जगह पे हम इंडस्ट्री डेवलप कर देते हैं। तो वहाँ पे डेवलप किया तो हमने बहुत सारी पॉपुलेशन वहीं पे क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेट हो गई, वहीं पर रहेगी, लेकिन यूपी के बाकी हिस्सों को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो कई बार यही पूछ रहा है वो कि जैसे मतलब पोलराइजेशन हो जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जम जाती, बाकी चीज़ें और भी कमज़ोर होने लग जाती अगर आपने डेवलपमेंट में सही प्लान ना किया हो। तो इसी को कहते हैं कि जो ग्रोथ पोल्स हैं भारत में या ग्रोथ सेंटर्स हैं, यानी जहाँ पे हमने जिम्मेदारी दी कि तुम यहाँ से ग्रोथ पैदा करोगे, रोजगार पैदा करोगे, एम्प्लॉयमेंट पैदा करोगे, डिमांड पैदा करोगे, वही बाद में कई बार सिस्टम सही न होने की वजह से डिस्पैरिटी का, असमानता का एक कारण बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, विथ एग्जाम्पल्स इसको समझाना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टोटली ज्योग्राफी है ये वाला सवाल, ये भी ये क्या है, जीएस से रिलेटेड है। मानव भूगोल वाला पहला था। अर्बन फ्रिंज, अर्बन फ्रिंज ये ज्योग्राफी का ऑप्शनल का टॉपिक है, मैं मानता हूँ इसको। अर्बन फ्रिंज क्या होता है, मतलब शहर के बाहर जो गांव से मिलने वाला इलाका होता है उसमें कैसे कैसे चेंज होता है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि उसको ऑप्शनल वाले ही समझेंगे, जीएस वाले नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा 20 मिनट का टाइम दिया जाए, ये सब सही हो जाता है। तो ये कह सकते हो थोड़ा सा उसमें है। जेंडर इक्विटी सभी लोग जानते हैं, ठीक। लिमिट ऑफ ग्रोथ, ये मैंने कहा था ऑप्शनल का टॉपिक है। मतलब इन दोनों में यही कहा गया है कि कैसे कैसे
शहर जब बनते हैं तो कैसे कैसे उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, या हम जब दूसरे वाले सवाल में कहा गया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका लोड बढ़ता जाता है, तो एक लिमिट होनी चाहिए पॉपुलेशन बढ़ने की, या हमारी ग्रोथ की एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद फिर ग्रोथ नहीं होती है, फिर वो नेचर उसका बदला लेता है। कुछ इस टाइप की थियरी है। मतलब कहने का मतलब ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप इन दोनों क्वेश्चंस पे एक चीज़ आप देखिए कि वही है कि इंसान को ग्रोथ, उसकी डिमांड्स या उसकी ज़रूरतों के हिसाब से कहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ पर उसकी लिमिट है, क्या करना चाहिए, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस किया है इसमें। समझ गए? अच्छा, इसके आगे हम बढ़े आगे। यही है विकसित और विकासशील देश सीमांत वाला, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है थोड़ा। बाकी आप ये कह सकते हो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लैंगिक समानता मानव विकास के बीच में क्या संबंध है? अब ये लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्विटी और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में, भाई महिला पुरुष बराबर होंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, बिना उसके कैसे हो सकता है? तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जीएस का टॉपिक है। विकास की सीमा मॉडल ये सब, जिसमें मैंने कहा ना कि ग्रोथ एक लिमिट तक हो सकती है, उसके ज़्यादा होगी तो दिक्कत होगी, ऐसा कहना मानना है इनका। तो कैसे होना चाहिए इसमें आगे 7, ये वही आगे लॉस का मॉडल जो मैंने कहा था ना, मॉडल देख के बड़े खुश हो जाते हैं, क्रिस्टोलर का, लॉस का, उसका मैकेंडर का, दूसरा तीसरा, वो तो प्योर ज्योग्राफी है। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जीएस है। ज्योग्राफी जहाँ पे मैं बोलूँ तो समझ लेना कई बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है, वो ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ मैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ सुटेबल एग्जांपल्स, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो जनसंख्या का संक्रमण होता है कि एक फेज से दूसरे फेज में जनसंख्या जाती है, कई बार बहुत ग्रोथ होती है फिर स्लो होती है, वो कैसे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डिपेंड करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल कोई ज्योग्राफी का सवाल है, ये सॉरी ज्योग्राफी का मतलब ऑप्शनल का सवाल है, ये सवाल जीएस का है, प्योरली जीएस है। क्योंकि हमें पता है कि ट्रांजिशन कैसे कैसे होता है। पहले जैसे इंडिया में भी आप देखते हो ना कि 19 और 1901 1910 11 1920 11 यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी। जब हम आज़ाद होते हैं तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हम हमारी हेल्थ जो सुविधाएं हैं वो कमज़ोर होती हैं, ज़्यादा लोग मरते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद 1950 60 70 80 हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी 80 के बाद से पॉपुलेशन रिड्यूस होते जाती है, आज के डेट में कम होती जाती है। तो इसमें इकोनॉमी का क्या रोल है, हेल्थ सेक्टर का क्या रोल है, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के ही पढ़नी है, ये हम कहीं भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और आखिरी सवाल है इसमें रूरल सेटलमेंट, कि ये देखो जैसे घर बनाते हैं ना, उसका समाज का और उसका नेचर का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फिजिकल मतलब नदी पहाड़ पर्वत, जो आपके पास सुविधाएं हैं, पेड़, उनका, और जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है किसमें, रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा जातिवाद होगा तो शहर के जो बड़ी जातियों के घर होंगे वो ऐसे इलाके में होंगे जो ज़्यादा उपजाऊ होगी, सेंटर पे होंगे, और जो पिछड़ी जातियाँ गरीब जातियाँ होंगी उनके घर थोड़े से गांव से दूर कम उपजाऊ क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। तो सेटलमेंट कैसे निर्भर करता है सोसाइटी पर, जाति पर, पैसे पर, रुतबे पर, और फिजिकली कैसे, मतलब अगर ज़मीन ही उबड़ खाबड़ है तो प्रॉब्लम होगी, समतल ज़मीन है तो फिर अलग टाइप से घर बनेंगे, बीच में नदी आ गई तो फिर अलग टाइप से होगा। तो इसी के बारे में लिखना है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मुझे नहीं लगता ऐसा है, ठीक है। अब यही है पर्यावरण और विकास, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, कंसेप्ट और प्लानिंग रीजन, ठीक। किसी भी क्षेत्र का प्लानिंग कैसे किया जाए, क्या किया जाए। बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स मतलब सीमा और सीमांत, सीमांत मतलब बीच में एक एरिया, सॉरी, जो दलदल हो सकता है, मरुस्थल जैसा हो सकता है, जो लोगों को बिल्कुल ही अलग ना करके थोड़ा जोड़ता भी है। बाउंड्री मतलब जैसे रेटिकल लाइन खींच दी हमने, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, कंसेप्ट है पूरा। ये वाला सवाल थोड़ा सा हम कह सकते हैं ऑप्शनल का है, ये जीएस से रिलेटेड ज़्यादा है, ये तो जीएस ही जीएस है पूरा, हल्का सा टच है इनमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा जीएस है, थोड़ा सा टच है, लेकिन ये पूरा आपका फर्स्ट पेपर ख़त्म हो गया। तो आप मुझे बताएं कि ज्योग्राफी जीएस है या नहीं है, ज्योग्राफी ऑप्शनल जीएस में कितना बड़ा रोल है उसका, तो फिर सिलेबस कहाँ है, ठीक। इसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा पेपर भी डिस्कस किया हुआ है, वैसे एक ही आता है इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे ना। इस बार तो बहुत इजी वाले वो आए थे कि इसको मैप में दिखाना होता है आपको कैसे कैसे, है ना।
और ये फिर वही आ जाएगा, फिर ये इंडियन ज्योग्राफी है। तो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या आएंगी, जैसे आएगा ना, ये आया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए क्या है, उसके लिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है इसमें, ठीक। तो आप समझ गए होंगे मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन में कैसे, जो मैंने बताया था अर्थ सैटेलाइट कैसे कैसे काम कर सकता है। गोंडवाना चट्टानें, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में 98% चट्टान है, गोंडवाना रॉक्स में कोयला मिलता है, कोयला का जितना भी कोयला है भारत में उसका 98% गोंडवाना रॉक से लिया गया है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं ऐसे करके। वेस्ट मैनेजमेंट, महानगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बाजरे का, ये आप इसको देखिए, ये सवाल को आपने देखा होगा कि मिलेट ईयर हम मना रहे थे, उसमें मिलेट ईयर मतलब इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी मोटा अनाज वर्ष हमने घोषित किया है। संसद में भी हमने बाजरे की रोटी, मोटे अनाज की रोटियों को प्रमोट करने का फैसला किया है। वही सवाल आया है, जीएस का सवाल है, या इसको हम ड्राईलैंड फार्मिंग या कह सकते हैं आप किसको, ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राई मतलब शुष्क, हाँ शुष्क कृषि आप इसको कह सकते हो। भारतीय द्वीपों में भू रणनीतिक महत्व, देखो ये पूरा का पूरा जीएस है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे अंडमान निकोबार में विवाद चला था एक बार कि वहाँ पे कुछ कंपनी है, उनके आसपास उनको कुछ एरिया दिया गया है आज की डेट में, और भू रणनीतिक महत्व, तो उसमें कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन कुछ कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कई लोगों ने जानकारियां मांगी थी यहाँ के बारे में, ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना था आपका न्यूज़पेपर्स में। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि ये जीएस सॉरी ऑप्शनल से लिया गया टॉपिक है फुली, ये जीएस का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ें। अब ये भारत में दवा उद्योग, आपने देखा होगा कि भारत में दवा उद्योग क्या है, ये भी सवाल आया कि हम अब क्वांटिटी से लेके वैल्यू पे आए। मतलब आपने देखा होगा ना भारत के दवा उद्योग तो काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा दवाओं का कारोबार भारत में चलता है, लेकिन साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि भारत में दवाओं के क्षेत्र में एक दिक्कत ये है कि क्वांटिटी, यानी हम लोग बिना प्रैक्टिकल किए, शोध किए कई बार उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। ये सब चीज़, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे भरोसा किया जाए। ये आने वाला समय क्वांटिटी का ना होकर क्वालिटी होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करना था और ये न्यूज़पेपर्स में छाया रहता है। अब तो कोविशील्ड क्या था, कोविशील्ड जो वैक्सीन थी अपनी, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कोविड के ज़माने में, तो वही चीज़ें ये आपके जीएस में आ गया ये, ठीक। फ्लड्स का मैनेजमेंट कैसे होगा गंगा के मैदान पे, इसके लिए जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपदा प्रबंधन का मुद्दा है, सॉरी ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं। पेट्रोल एनर्जी, ये जियोपॉलिटिक्स, यानी भारत में जो पेट्रोल है या भारत में दुनिया में जो पेट्रोल का उत्पादन इधर से उधर से हो रहा है, पेट्रोलियम ऊर्जा, उसका भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सा सवाल है। अमेरिका कहता है आप ईरान से तेल मत लो, हम ईरान से तेल लेते हैं, अमेरिका हमसे नाराज होता है। हम रशिया के पास जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, अमेरिका कहता है वहां मत जाओ। भू राजनीति, अमेरिका का ईरान से क्या रिलेशन है वर्ल्ड लेवल पे, भू राजनीति। भारत का दूसरे देशों संबंध, भू राजनीति। ज्योग्राफी ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं है, आप समझ गए होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब भारत को जनसंख्या लाभांश का क्या फायदा हो सकता है। जनसंख्या लाभांश मतलब जो मैंने पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि जो कार्यकारी पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो क्या होगा, उसका फायदा कैसे होगा, क्योंकि भारत में युवा लोग ज़्यादा हैं जो कमा रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भारत 21वीं सदी में कैसे कैसे फायदा होगा। जापान को नुकसान कैसे होगा, हो रहा है, क्योंकि वो पहले से जनसंख्या लाभांश ले चुका है, हमने लिया नहीं, अब हम ले रहे हैं, 2055, 56, 57 तक चलेगा। पुअर क्वालिटी ऑफ अर्बन प्लानिंग, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वही सवाल अभी भी यहाँ पे आए हैं। प्लानिंग, जैसे हम कहते हैं स्मार्ट सिटीज बना रहे थे, प्लानिंग की क्या दिक्कत है। सैटेलाइट फीचर से ट्रेड पॉलिसी, व्यापार भारत में कैसे कैसे होगा। देखो चीन के साथ जो व्यापार करते हैं हम आज की डेट में, आप कहते हैं ना चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, चीनी वस्तुओं का ये कर दो, लेकिन चीन ही हमारा ट्रेड पार्टनर है बहुत बड़ी चीज़ों में, काफ़ी ज़्यादा चीन के साथ हिस्सेदारी होती है। बिल्कुल न्यूज़पेपर में आता रहता है ये कि कौन सी चीज़ें हमारे पक्ष में, कौन सी चीन के पक्ष में है। जीएस का टॉपिक है। जूट उत्पादक क्षेत्र, पूर्वी घाट, सांस्कृतिक क्षेत्र, आर्थिक विकास, ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे जीएस के टॉपिक में हमारे यहाँ,
तो आइडेंटिफाई द जूट प्रोडक्शन एरियाज, अर्बनाइजेशन और ये सब, आपको लगेगा कि यार ये जितने भी क्षेत्र हैं ये कहीं ना कहीं हमने पढ़े हैं, इसमें सामाजिक मुद्दे, सोशल इशूज, ये सब कुछ आ जाएगा आपका। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से इसमें आ रहा है। वो जो मैंने कहा था ऐतिहासिक रूप से भारत के शहर कैसे कैसे डेवलप हुए हैं उसके बारे में लिखिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि, जीएस का मुद्दा है, ये जरूर ऑप्शनल का टॉपिक है, ठीक है, कई बार जीएस में भी आ सकता है शहरों के बारे में ऐतिहासिक रूप से, लेकिन ये ज्योग्राफी का टॉपिक है ऑप्शनल का, कि नहीं सॉरी जीएस का। जैविक फार्मिंग क्या होती है, जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑन बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया श्रीलंका। आप देखो भारत और श्रीलंका के बीच में फिर से आया ना, ये भारत और श्रीलंका के बीच में क्या संबंध है, ये तो जीएस का टॉपिक है पूरे का पूरा, आप समझ सकते हैं। ये द्विपक्षीय संबंध काफी हाईलाइटेड है इसलिए आया है, नहीं होते तो नहीं आता, हाईलाइटेड होना चाहिए जीएस। पेरिस एग्रीमेंट मैंने डिस्कस किया था, ग्रीन एनर्जी, पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज। अब ये आ गया कंटेम्प्रेरी इश्यूज वाला, समसामयिक मुद्दे जो आखिरी 10वीं यूनिट थी। मुर्गी पालन बताया था थोड़ी देर पहले। इंदिरा गांधी कैनाल जो हमने नहर बनाई है राजस्थान में, वहां पे चावल की खेती भी हो रही है आज की डेट में, कैसे हो रही, क्या क्या उसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, मतलब वाटर लॉगिंग हो जा रही है, मिट्टी कैसे खराब हो रही है, यहाँ की इकोनॉमी को कैसे फायदा हो रहा है लेकिन नेचर को कैसे नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें। इंदिरा गांधी नहर। आखिरी क्वेश्चन, सस्टेनेबल मैनर, वही सतत विकास वाला सवाल। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कैसे कैसे इसमें आप सही करेंगे, क्योंकि मुद्दा द्वीपों वाला बहुत छाया हुआ है। आपने भी देखा होगा प्रधानमंत्री जी हमारे गए थे वहां पे लक्षद्वीप में, मालदीव से पंगा वंगा चल रहा था जिन दिनों में, अंडमान निकोबार में भी दिक्कत हो रही थी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर आप न्यूज़पेपर के आसपास रहते हो तो आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है। आखिरी है रीजनल वेरिएशन इन हेल्थ इंडिकेटर्स द इंडियन स्टेट्स, यानी भारत में जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें स्वास्थ्य संकेतकों पर क्षेत्रीय विविधताओं का वर्णन कीजिए। ये ऐसा कहीं पर जीएस में लिखा नहीं है, सॉरी ऑप्शनल में सीधे सीधे, तो अच्छा सवाल है कि कहाँ पर हेल्थ क्या सही है, कहाँ पे हेल्थ का खराब है। ये आप पढ़ते ही हो जब आप एसजीआई इंडेक्स पढ़ते हो, दूसरा चीज़ें पढ़ते हो, ये पढ़नी भी चाहिए। तो थोड़ा जीएस थोड़ा ये, तो कुल मिला के आप ईमानदारी से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपने इतना देखा, मैंने जो महसूस किया है वो ये किया है कि एक, अगर आप जीएस के हिसाब से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जीएस ज्योग्राफी पढ़ रहे हो फर्स्ट पेपर के हिसाब से, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हो पेपर थर्ड के हिसाब से, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो पेपर थर्ड के हिसाब से फॉर मेंस, और प्री के हिसाब से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी कंसेप्चुअल चीजें आपको प्री ज्योग्राफी में कवर हो जाएंगी, आपका ऑप्शनल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों को अगर आप पढ़ रहे हो, ये तो पढ़नी है किसी भी यूपीएससी स्टूडेंट को, तीन चीजें पढ़नी है, क्या क्या, जीएस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट मेंस का, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पेपर थर्ड और प्री में भी आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन पेपर थर्ड, और साथ में प्री की ज्योग्राफी, ये तो पढ़नी है ना हर स्टूडेंट को, चाहे उसका ऑप्शनल हो ना हो, इतना पढ़ लो। इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़ते हो, और करंट अफेयर्स, और कौन सा, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हो, यानी अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स का अध्ययन अगर आप करते हो रेगुलर करना, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो प्री पास होंगे। और साथ में एक न्यूज़पेपर, आप हिंदू ले सकते हो, आप इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस में एक पेज आता है एक्सप्लेन नाम से, बस ये पढ़ना ही पढ़ना। अब इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा तो मीडियम हिंदी या इंग्लिश है, हिंदी मीडियम वालों को भी अंग्रेजी पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीसेट भी तो है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तो फायदा होगा। हिंदू ले लो या इंडियन एक्सप्रेस ले लो, इंडियन एक्सप्रेस का मैंने कहा ना एक्सप्लेन्ड में काफी ज्यादा कंटेम्प्रेरी मुद्दे आते हैं, समसामयिक मुद्दे आते हैं अच्छे से। बाकी मैं इसमें बैच में बताऊंगा कि कैसे कैसे ये होगा। इतनी चीजें अगर आप पढ़ते हो, ये तो पढ़ना ही है, ये भी पढ़ना ही है, ये भी पढ़ना ही, ये सब कुछ पढ़ना है जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। यानी अगर आपका ऑप्शनल हो ना हो, आपको इतना पढ़ना ही है। तो जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसको क्या पढ़ना है, इसके अलावा 15 से 20% उसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, बस जो मैंने बताया 15 to 20% एक्स्ट्रा वो पढ़ेगा तो ज्योग्राफी में नंबर लाएगा अच्छे खासे। डायग्राम अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, कम समय में ज्यादा हो जाएगा, और कुछ नहीं। दूसरा, कई बार हम ये कहते हैं कि यार ज्योग्राफी ऑप्शनल में 280 290 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे हैं। एक चीज देखो, ज्योग्राफी में मान लो आप 290 या 280 मार्क्स भी लाते हो, तो आपको ये फर्स्ट पेपर में फायदा दे रहा है, आपको ये थर्ड पेपर में फायदा दे रहा है, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले में आपको प्री में ये फायदा दे रहा है, हर जगह फायदा दे रहा है। दूसरा, आपको ये फिर मेहनत कितनी दे रहा है, अगर आप ज्योग्राफी सही तरीके से पढ़ते हो, पहले ये टॉपिक्स अगर आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज करते हो, तो फिर आपकी पढ़ाई बहुत ही कम हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा,
2 महीने में ज्योग्राफी ऑप्शनल आराम से कंप्लीट हो सकता है। 2 महीने में 2-2.5 घंटे की क्लास हो, आराम से 2 महीने में पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल कंप्लीट हो सकता है, बशर्ते कि स्टूडेंट ने जीएस के हिसाब से थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ा हो, जो कि कंपलसरी है बस। तो इसलिए 280 आ रहे हैं या 300 आ रहे हैं, 15-20 नंबर पे नहीं जाना है, क्योंकि जीएस जो है वो पूरा 1000 नंबर का है, 250 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जीएस 300 नंबर लागे मान लो ऑप्शनल में, ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, और पता चला फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी में 80 मार्क्स आए हैं। कई बार होता है ऐसा। और किसी स्टूडेंट के 120 मार्क्स हैं जीएस फर्स्ट पेपर में, और किसी स्टूडेंट के 80 मार्क्स, 40 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या लगता है कई बार कि जो मार्क्स का वेरिएशन है खाली हमारी नजर ऑप्शनल में जाती है। ऑप्शनल में तो 300 ले आया, मेरे तो 290 आए। 10 नंबर ऊपर नीचे चलता है मतलब नंबर तो एक भी नहीं चलता, लेकिन चलता है इसलिए कि अगर आपके ऑप्शनल में कम आ गए, मान लो 10-15 नंबर कम आ गए, आप दूसरे में ले आओ, आप एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले थर्ड पेपर में ले आओ, आप सेकंड पेपर में ले, क्योंकि अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में और थर्ड पेपर में। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। कम समय में ज्यादा गेन किया जा सकता है, अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं ज्योग्राफी में। बाकी तो फिर क्लास में ही पता चलेगा कि हम ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो मेन क्लास होगी ज्योग्राफी ऑप्शनल की, उसमें मैं बाकी डिस्कस करूंगा। पूरे एक वीडियो में एक साथ डिस्कस नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी। इतना तो हुआ ही होगा कि ज्योग्राफी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।